रेड लाइट एरियाज चलते हैं, यहाँ पे क्या हर एक लड़की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए पहुंचती है? मुझे कभी कभी हैरत होती है, लोग ही नहीं जानते रेड लाइट एरिया क्यों कहते हैं। ये सेक्स रैकेट काम कैसे करता है? इसकी जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? देखो, ये विश्व का इस समय सबसे ज्यादा पैसा देने वाला व्यवसाय बन गया है। ये लड़कियां ऐसे वैसे फंसती हैं ना, तो उड़ने की कोशिश की होगी। नहीं कर सकती, पंख काट दिए। ऐसा क्यों? विरोध तो हर लड़की करती है ना। विरोध किया, और अगर इंटरनल पार्ट्स में भी अच्छे डाली जाए तो, और उसके बाद कोई प्रोटेक्शन यूज करके सेक्स करे आपके साथ, तो चूना डाल के आपके साथ कोई सेक्स करे तो सोचेंगी वो जाने की बात? कभी भी नहीं सोच पाएंगी, कल्पना भी नहीं कर पाएंगी, कांप जाएंगी उससे भी कि कल इससे भी बुरा होगा, जो आज हुआ है कल इससे कहीं बुरा होगा। जैसे आपने कहा कि छोटी बच्चियों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन छोटी बच्चियां अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती इन सब चीजों को करने के लिए, उसके लिए क्या किया जाता है? बलात्कारी का कोई मतलब होता है कि उसका जिस्म कैसा है? इन 31 साल के सफर में आपने कितनी लड़कियों को ऐसे नया जीवन दिया होगा? 560 लड़की। आपको क्या लगता है कि इस सब चीजों को अगर रोकना है तो शुरुआत कहाँ से की जाए? आज का पॉडकास्ट बहुत ही गंभीर रहा मेरे लिए। मेरे जो गेस्ट हैं, समाज की नजरअंदाज की हुई चीजों को ये रेस्क्यू करते हैं। रेड लाइट एरियाज पूरी तरीके में फैले हुए हैं, मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली में जीबी रोड, मुंबई में कमाठीपुरा, सोनागाची, कोलकाता, ये तो कुछ मेट्रो सिटीज की मैं वो जगह बता रही हूँ जहाँ पे हमें पता है, सरकारी जगहों पे जहाँ पे आपको इनके रिकॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन पता नहीं छोटे छोटे गांव में, कस्बों में ऐसे कितने ऐसे जगह हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शंस दे के सेक्स करने के लिए काबिल बनाया जाता है ताकि वो कस्टमर्स को खुश कर सके। बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। हम इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आज की ये हमारी गेस्ट मिसेस अतुल शर्मा इन्हीं बच्चों को रेस्क्यू करती हैं। एक एनजीओ रन करती हैं संकल्प फाउंडेशन के नाम से, जहां इन जगहों से इनको रेस्क्यू करके लाती हैं और कोशिश करती हैं कि उन्हें एक अच्छा जीवन दे पाए। ये हमारा आज का पॉडकास्ट उन्हीं लोगों के लिए है ताकि इन्हें एक नई जीवन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं मिस अतुल शर्मा से। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ये रेड लाइट एरियाज चलते हैं, यहाँ पे क्या हर एक लड़की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए पहुंचती है? देखिए, फिलहाल की अगर मैं बात कहूँ तो बिल्कुल पिछले 10 सालों में, 10-15 सालों तो हर लड़की वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार। उससे पहले अगर, क्योंकि मुझे 31 साल हो जाएंगे अब, उससे पहले ये था कि राजस्थानी भेड़िया, नट, इस तरह की प्रजातियाँ थी जिनमें नाचने गाने का पेशा होता था, और मातृ सत्तात्मक परिवार थे कि नानी है, फिर माँ है, फिर दादी है, वो सॉरी बेटी है। तो दादी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, नेचुरली पिता भी नील था। और उसमें ये है कि वो अपनी स्वेच्छा से यहाँ आ सकती थी नाचने गाने का पेशा करने, और नहीं तो शादी करके अपना घर बसा सकती थी अपनी कम्युनिटी में। ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। लेकिन मैं साक्षी हूँ सब चीज़ की कि किस तरह से वो बदला, कैसे बदलाव आया, कैसे एक नाचने गाने का पेशा, लोगों का मनोरंजन करने का पेशा, पैरेलल 2 धाराएं चली। पैरेलल ये कि एक तरफ वो नाचने गाने का था, शाम को तबले की, घुंघरू की सब आवाज़ आती थी, क्योंकि मेरा घर वहाँ से बहुत नज़दीक में है, एक आड़ी सड़क से पार मोहल्ले शुरू हो जाते हैं वहाँ मेरा घर। तो निकलने में पता लगता था कि भाई इस समय तबले की था पे। तो लेकिन पैरेलल दूसरी चीज़ ये चल रही थी कि मनोरंजन के दूसरे साधन भी बढ़ रहे थे। जैसे रेडियो आया, रेडियो तो काफ़ी पहले से था, लेकिन फिर गाना और उसमें फिल्मों की ये सब चीज़ें थोड़ा सा विघटन हुआ। लेकिन जैसे टीवी आता है, टीवी के साथ वहाँ की आवाजाही कम हो गई। अच्छा। जो मनोरंजन के लिए भी ठीक ठाक लोग, पैसे वाले लोग जा रहे थे, वो जाना बंद हो गए। और फिर धीरे धीरे बदलाव आए। वो सब कैसे एक ज़माना आया जो धारावाहिकों का, और फिर मेट्रो चला, फिर दूरदर्शन के बाद और नाटकों के और धारावाहिकों के जो दौर आए, तो लोगों ने वहाँ जाना बजाय घर के चिपक के बैठ गए। कहा कि बुद्धू बक्सा लोगों को चिपका दिया है,
लोग चिपक के बैठ गए, क्योंकि उसमें फैमिली मैटर्स आ रहे थे, फैमिली की बातें आ रही थी, सास बहू कभी बहू थी, और घर घर की कहानी, और ये लोगों को इंटरेस्ट आया। उसके बाद महाभारत और ये सब आए, लोगों को इंटरेस्ट आया, वहाँ आवाजाही कम होगी। कोई खराबी बात नहीं थी कि वो रुक गए, वहाँ क्यों जाए, हमारे तो घर में भगवान की बात बताई जा रही है, हमारे घर की बात बताई जा रही है, लोग वहाँ रुक गए। लेकिन अगर पिछले 10 सालों में फिर देखा जाए तो ऐसा बदलाव आया है, पॉर्न आए, अश्लील फिल्में कभी तब भी चलती थी जो हम सुनते थे कि भाई वो कई बार हम सुनते थे कि जो हॉल है, पिक्चर हॉल, उनमें रेड हुई कि वो फिल्म दिखा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ और क्लिपिंग्स डाली जा रही हैं। अच्छा। इस तरह की अश्लील क्लिपिंग वहाँ क्यों जाएंगे फिर, जब आपको आप एक जगह बैठे हैं, वहाँ क्या करने जाएंगे। स्वाभाविक तौर पे वहाँ की जो आवाजाही थी वो ऐसे लोगों की हो गई जिनके पास दूसरा मनोरंजन का साधन ढूंढने का पैसा नहीं था। टीवी खरीदना हर किसी के बूते में नहीं था उस जमाने में, वो वहां जा रहा है। अभी तो गाना भी नहीं सुनना उसको, तो वो रिक्शा चला के आया, पूरे दिन का थका हुआ, गाना सुन के क्या करेगा। वो कहीं रंग रोगन करके आया है वेल्डिंग करके आया है, यानी वो हर छोटे छोटा काम की जिसमें उसको पूरी ताकत लगानी पड़ी, मेहनत की, वो कमा के वो दिन भर में 400-500 रुपए कमा के लाया है। तो उससे बेटर उसने 200 रुपए यहाँ खर्च किए, और उसने मनोरंजन का साधन ये अपनी सेक्स की भूख मिटाना समझ लिया। और ये इस तेजी से बढ़ा कि पूरा हिंदुस्तान में अगर मैं कहूँ तो फिर ये सेक्स रैकेट बन के रह गए। अब वह नाच गाना होता नहीं था। अभी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या ये लाइसेंस ही है? लाइसेंस तो कहीं भी नहीं है, विश्व भर में भी नहीं है, हमारे यहाँ तो तब होगा, लेकिन फिर भी उनके पास लाइसेंस है। वो मनोरंजन कर विभाग से, मनोरंजन विभाग से उनके पास नाचने गाने का लाइसेंस है। अच्छा। जो लोगों में मिथक जाता है कि वो तो कहती है हमारे पास तो लाइसेंस है, मगर वो लाइसेंस नाचने गाने का है, और जिसकी एक स्ट्रिक्ट हिदायत ये भी है कि आप एक उस्ताद जी रखेंगे, जो उस्ताद जी हर रोज आके आपके तबला, हारमोनियम, और आपको सिखाएगा भी, आपकी नई लड़कियों को भी सिखाएगा, आपकी जो बेटियां उनको भी सिखाएगा, और आप ये फ्रेश एक पेशा अपनाएंगे जो आपका परंपरागत है। लेकिन वो तो बदला, अब तो उस्ताद जी भी भूखे मरने लगे, वो रहा नहीं। और ये मैं अगर 98 से अब तक की बात करूं तो इस बीच इस कदर बदलाव आया कि वहाँ उस्ताद जी नाम की कोई चीज़ ही खत्म हो गई। 98 में उनके, मेरा पहला प्रयास ये था कि मैं उनकी जो विधा है, उनके अंदर जो कला है, उसको उभार के लाऊं समाज के सामने, उनको बुरा ना समझा जाए। क्योंकि मैं बचपन से सुनती आई, उसी जगह की रहने वाली होने के नाते, पास में मेरा घर है, थोड़ा सा दूर पे हमारा मोहल्ला शुरू हो जाता है, तो ये कि वो खराब औरतें हैं, खराब औरतें हैं, खराब औरतें हैं, वो सुनते सुनते हम बड़े हुए, ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, हिदायतों के साथ। तो मैं ये मुझे सोचना था, वो खराब औरतें का मिथक मेरे सामने टूटना शुरू हुआ कि वहाँ जो औरतें हैं वो नाचने गाने का पेशा करती हैं, उनके सामने ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसे उनको खराब औरतें कहा जाए। तो मैंने उनकी कला को उभारने के लिए समाज के सामने लाने की कोशिश की, और थैंक गॉड मैं उसमें इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन मुझे काम करते हुए नहीं हुए थे, 94 में मैंने शुरू किया, और 98 की बात है कि मैंने एक बड़ा उनका आयोजन किया, और उनमें वो जो उनकी गज़ल गायकी थी और उनका जो डांस था, और एक से एक बढ़ के उन्होंने भाग लिया, जबकि लोग मुझे पिछले 1 महीने तक डराते रहे थे कि ये नहीं आएंगी, कि तुम यहाँ रिहर्सल करा रही हो। लेकिन मेरा मीडिया ने बहुत साथ दिया, उन्होंने उनकी रिहर्सल्स के भी फोटो अखबारों में बड़े बड़े छापे, और इससे उनका हौसला बढ़ा। वो आई, आके उन्होंने अपना सब किया भी, लोगों को अच्छा भी लगा, मुझे लगा कि ये सब ठीक हो जाएगा, हमें थोड़ा सा उभारने की जरूरत है। लेकिन वहां से आने के बाद में मुझे एक बड़ी बुजुर्ग महिला थी वहां की, उन्होंने मुझे कहा, मैं भी उनको माँ बुलाती थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, एक बात सुन, तू जिसके मुंह पे एक बार चूना लग जाता है वो कभी लौट के कहीं नहीं जाता। तूने घर की जीनत बनाना चाहती है, वो नहीं बन सकती। मुंह पे चूना लग जाता है मतलब सफेदी, मेकअप, ओके, ये लग जाता है, तो वो नहीं, कभी घर की जीनत नहीं बन पाएंगी, और ये तो तेरा प्रयास बेकार जाएगा। मैंने कहा, माँ एक बात बताओ, ठीक है ये कुछ भी है, मैं तो ये भी अगर बिच्छू है तो मैं भी संत बनने की कोशिश करूंगी, ये मुझे डंक जितनी बार मारेंगी मैं उतनी बार इनका बर्दाश्त करूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी एक लड़की को घर दिला सकूं। क्या तेरी इच्छा? बहुत उनका सहयोग रहा जो दुनिया में नहीं है, मगर उनका मुझे बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, जब मैं दुखी होती तो वो सहलाती। लेकिन हमने कभी भी, इस समाज ने उनका मानवीय पक्ष जानने की कोशिश नहीं। हम हमेशा ये कहते रहे रेड लाइट एरिया, कोई जानता नहीं है। मुझे कभी कभी हैरत होती है, लोग ये नहीं जानते रेड लाइट एरिया क्यों कहते हैं।
हाँ, नहीं जानते, है ना, बिल्कुल नहीं जानते। लोग नहीं जानते। और उसके बावजूद भी ये खराब औरतें हैं, खराब औरतें। देखिए आपको हिदायत दी गई, आप चौराहे पे जा रहे हैं, हम्म। रेड लाइट हुई, आप रुक गए, हाँ जी। है ना, क्यों? क्योंकि आगे खतरा है, आपका चालान हो जाएगा, आप एक्सीडेंटल भी हो सकती हैं क्योंकि दूसरी तरफ के रास्ते खुले हुए हैं, तो आप रुक जाइए, आप पे जुर्माना भी हो सकता है। हाँ जी। सेम वही बात थी कि ये अंग्रेजों ने शुरू किया, जब जैसे जैसे बदलाव आ रहे थे चीजों में, सेक्स की तरफ बढ़ रहा था ये पूरा बाजार, तो उन्होंने रेड लाइट जलाई, एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी पोल्स खड़े किए गए, और उनपे वो लैंप शेड लगते थे उस जमाने में, वो लैंप शेड मेरी याद में है वो, और वो शाम होते ही 8 बजे होते ही रात के उनको रेड लाइट जल जाती थी। और सैनिकों का प्रवेश निषेध का एक बोर्ड लगा होता था उसी पे। अच्छा। हाँ, ये 2 चीजें, और बहुत ही ये इतनी जरूरी थी कि सैनिक वहां आएंगे तो नेचुरली नशा करके कुछ भी अपनी सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और रेड लाइट का कहने का मतलब ये था कि आगे खतरा है, आप भले घर के हैं, अगर आपको जाना है आपकी मर्जी, अगर आपको एक्सीडेंटल होना है आपकी मर्जी, आपको वहां पे छापे में चालान में आना है तो आपकी मर्जी, लेकिन ये रेड लाइट हो चुकी है अब से, और फिक्स था सुबह 8 बजे वो रेड लाइट बंद हो जाती थी। आप पूरी रात वो क्या कर रही हैं कोई नहीं देखेगा उन्हें, बाजार बंद हो जाता था, केवल वो बाजार खुलता था, सबको दिख रहा है कि रेड लाइट है, कहीं का भी है, सेम सिस्टम था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये रेड लाइट एरियाज ज्यादातर उस जगह थे जहां बड़े हमारे सैनिक गाह थी, जहां हमारे बड़े कैंट एरियाज थे। अच्छा। मेरठ, आगरा, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, ये बड़े एरियाज थे जहां कैंट है, पूरी की पूरी सुरक्षा है हमारी। तो उस सुरक्षा किया तो शायद इसलिए गया कि सैनिक को मनोरंजन मिले, घर से सालों बरस दूर हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो आत्मिक हो, कैसा भी हो, लेकिन वो बदला ऐसा कि कहीं ना कहीं किसी कुछ तो खतरा हुआ होगा कि वहां सैनिकों का प्रवेश निषेध किया गया। रेड लाइट एरिया तो, रेड लाइट तो जली रही थी मगर फिर रेड लाइट हुई ध्वस्त, कोई समय नहीं रहा, जब चाहे कस्टमर आए, जब चाहे, क्योंकि पूरी तरह से सेक्स रैकेट में तब्दील हो गया, फिर वहां मनोरंजन जैसी कोई चीज नहीं थी। मैं अगर खुद कहूं तो मैंने 2000 के बाद वहां कभी कोई तबला, हारमोनियम या डांस होता नहीं देखा, कोई उस्ताद नहीं देखा। इतने उस्ताद बेरोजगार हुए, जिनको रोजगार मिल रहा था वो खुद आए कि मैडम एक बार तो कराओ, इनके यहाँ रखवाओ तो हमें, ये कुछ नहीं कर रही है, सब गंदगी हो रही है, मगर वो मेरे बूते से बाहर की बात थी। वो उनका घर था, उनका परमाइश था, वो चाहे ना रखें, वो जरूरी नहीं था। वो ऐसा तेजी से बदला कि अब मेरा प्रयास ये था कि मुझे और कोई रास्ता सूझता नहीं था कि ऐसे कहूँ, मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि मैं लड़कियां निकालूं वहां से, इनका कुछ पुनर्वास करूं, मतलब मुझे जानकारी भी नहीं थी। मैं तो किसी को ढूंढने के लिए वहां गई, और कोई रास्ता जब नहीं दिखा तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे पढ़ाने हैं मुझे। तो उन्होंने कहा भी कि भाई हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, जाओ। रटा भटकारा, मैंने नहीं सुना। मैंने कहा मैं यहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा, शर्त यह है कि मेरा बच्चा दूसरे के पे नहीं जाएगा, दूसरे का मेरे यहाँ नहीं आएगा, मेरे यहाँ पढ़ा दूँ। हर किसी की ये शर्त थी, हालांकि मुझे उसमें फायदा था, मैं हर जगह जा सकती थी फिर अगर मान जाए वो। तो इस तरीके से हर जगह जाना हुआ, और हर जगह जाने का ये हुआ कि जिनको मैं ढूंढने आई उन जैसी मुझे हजारों मिली। तब मुझे धीरे धीरे ये लगा कि ये कैसे भी मैं इनका रिहेबिलिटेशन करूं, कैसे भी। कोई रेस्क्यू का मन में कहीं नहीं था, बस ये था कि ये कैसे मेन स्ट्रीमिंग में आए, कैसे इनको दुनिया के साथ, ये भी तो मेरी जैसी औरत है, मेरी कोई उम्र नहीं थी, 28 साल की उम्र में शुरू किया, 30 साल की हो गई थी वही 2 साल करते करते। समझ ही नहीं आ रहा था कि जब मैं भी तो एक औरत हूँ, ये भी औरत है, तो ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों? इन्हें भगवान ने तो बना के ऐसा भेजा नहीं, जो यहाँ रह रही है इनको बंधक बना रखा है। हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी एक्ट है, ITP एक्ट है, मगर ये कहाँ सर्वाइव करती हैं उनमें? इनके लिए कोई एक्ट नहीं है। ये गवर्नमेंट के केसेस में है, जैसे कहते हैं कि लीगलाइज्ड है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही एकमात्र उनके हर किसी के, मैं समझती हूँ सन 52 तक के भी लटके हुए हैं वहाँ पर। सिर्फ एंटरटेनमेंट लाइसेंस को लेकर उन्होंने उसको मोड कर दिया कि ये लीगलाइज है, सेक्स रैकेट लीगलाइज उन लोगों ने बोल दिया। हाँ, बस सेक्स को तो वो जिक्र ही नहीं करती, वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है कि ये लीगल है हमारा, ये जो हमारा प्रोमाइसिस है इसमें जो कुछ कर रहे हैं वो सब लीगल है। अच्छा, वो तो उन्होंने सब लीगल मान लिया। तो जैसे ये सेक्स रैकेट काम कैसे करता है, इसकी जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? देखो, ये विश्व का इस समय सबसे ज्यादा पैसा देने वाला व्यवसाय बन गया है, विश्व का, हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का। क्योंकि इसमें
आपको 1 रुपया तो लगाना नहीं, हम्म किसी की जिंदगी दाव पे लगानी है। हम्म कुछ लोग इकट्ठा करने हैं जो आपके पीम्स हों, आपके एजेंट की तरह शहर भर में, हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में फैले हों, जो कैप्चर करें लड़की को, किसको क्या जरूरत है, गरीब है पैसे की मदद कोई बता दो, तेरा काम लगवा देंगे। और सबका फोकस है दिल्ली, हम्म दिल्ली में लगवा, कौन जानता मेरठ कहाँ, हाँ, दिल्ली में लगवा दो। दिल्ली में लगवा दो। हम्म जिसका, जो आपको ठीक ठाक आप दिख गए और आपकी तरफ जरा सी भी आकर्षित हुई, प्यार में फंसा के ले आओ। जिसको लगे वेस्टर्न यूपी बहुत पैसा है, वेस्टर्न यूपी के पास कोई दिक्कत नहीं है, शादी करवा दूंगा बहुत अच्छे घर में, शादी के नाम पे ले आओ। मतलब ऐसी तरीके ढूंढ लिए कि जिसपे कोई आप पे उंगली ना उठा सके। और माँ बाप को एक बार दिया 25,000 30,000, बहुत बड़ी रकम है उनके लिए जिनके घर में 50 रुपए नहीं, दे दिया। उसके बाद लड़की आए ना आए, कहाँ ढूंढेंगे बताइए? तो मतलब फैमिलीज भी जो है इनको बेच देती हैं। फैमिलीज नहीं बेचती, वो ये कि काम पे जा रही, जो काम वाली है कि काम के लिए ले जा रहे हैं जी दिल्ली, वहाँ बहुत काम है, यहाँ झाड़ू पोछे के पैसे भी नहीं मिल रहे, वहाँ झाड़ू पोछे के अच्छे पैसे मिल रहे। कहाँ ढूंढे फिर वो, उनके लिए तो दिल्ली महासागर है, कहाँ ढूंढेंगे इस भीड़ में? हम और आप भी नहीं ढूंढ सकते, कोई खोजा तो नहीं ढूंढ सकते। और दिल्ली में अगर आप देखें तो शाहदरा, रामनगर, ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ एक एक कमरा वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें एक मेज पड़ी है, एक कुर्सी पड़ी है, और वो जॉब प्लेसमेंट एजेंसी है। हाँ, कोई नहीं है वहाँ पे, ये जॉब प्लेसमेंट एजेंसी है, कल वो भाग जाए कोई पता नहीं, किसी से किसी का लेना देना नहीं है। ये एजेंसीज काम के नाम पे बहका के लाती है, उसके बाद जो उनकी दुर्दशा होती है उसके कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैंने ऐसे ऐसे हालात में लड़कियां निकाली हैं कि 6 पसली टूटी हुई हैं, दोनों हाथ जैसे ऐसे रख के कूटे गए हों, टूटे हुए हैं, और दिख नहीं रहा था कि चेहरा है कि नीला है कि सफेद है कि काला है, कैसा है, आंखें हैं या नहीं है इसका। और कह दिया कि बंदर से डर के कूद गई ऊपर से। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, मैंने लाख झगड़े किए, फजीते किए, तोड़ फोड़ की, सब किया, एक मुकदमा लिखा गया और सुबह लड़की मर जाती है। तब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि नौकरी के नाम पे लाके कितना शोषण इनका किया जाता है, कितना घरों। आप ट्रैफिकिंग का एक रूप मत देखिए, ट्रैफिकिंग के इतने सारे हैं। घर पे लाके जिस तरह से उन्हें, मैंने ऐसे हालात में लड़की निकाली है कि गीला कपड़ा किया मालकिन ने, उसके बाद उसको ऐसे ऐंठा और उससे पिटाई करने का उसको शगल है, ये आदत है। वो अपने स्कूल से आएगी, स्कूल चलाती है, स्कूल से आएगी तो पहले उसको 4-5 वो मारेगी हंटर की तरह, कुछ भी ना काम हो जाए मारना है। मैंने पूछा दी आप क्यों मारती हैं इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ना मारूं तो ये काम छोड़ देगी। फिर कहते कुछ कह भी नहीं रही थी, पर ना कहो, ये ना एक तरीका है इनको, यानी ये कमजोर पे ताकत की आजमाइश है। पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है वो कमजोर पे एक ताकत की आजमाइश है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है ये, इसकी परिभाषा लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं है ये केवल कमजोर पे, जितना कमजोर है, अब एक कुत्ता जा रहा हो गली का, उसको एक लात मार के निकलेंगे, अपना हो तो उसे गोद में लेके जाए। ये वही चीज कर रखी है। जो ये मलकिन होती हैं, जो ये चलाते हैं रैकेट, जो बेस जहाँ पे शुरू होता है, ये मलकिन ने अपने चैनल्स बनाए हुए होते हैं, कैसे मतलब बेसिकली कैसे काम चलता है? देखिए कैसे चैनल्स में दिए। एक कोठा मालकिन है जिसकी अपनी बिल्डिंग है, खुद की है ना। एक कोठा संचालिका है जो किराए पे लेके चलाती है, ठीक है। और बाकी वो लड़कियां हैं जो धोखे का शिकार होकर वहां फंसी हुई है। अब आगे बाहर निकल जाइए, बाहर एक वो दलाल है जो आपकी चाय ला के देता है, आपकी रोटी ला के देता है, आपका खाना ला के देता है, आपके घर में कभी कभी झाड़ू पोछा भी करता है, वो बाहर जाके खबर देता है। अब ये डिमांड है, डिमांड लेके चला गया बंदा, डिमांड लेके चला गया, और उसके बाद वो अगर बंगाल का है तो बंगाल जाएगा, नेपाल का है तो नेपाल जाएगा, आंध्रा का है तो आंध्रा जाएगा, और वहां से लड़कियों को लेके आएगा। ट्रांजिट पॉइंट है अलग अलग, दिल्ली है, मेरठ है, पिथौरागढ़, सॉरी रायबरेली है, जहां पे आप ला के रख रहे हैं और पता ही नहीं लगा कि कैसे आएंगे। नेपाल से हम चलेंगे, नेपाल से एक लड़की बॉर्डर क्रॉस करती है, मड़ुआडी के जरिए गोरखपुर होते हुए आ जाएगी, हिंदुस्तान में आ गई एक कदम पे। वहां से और ऊपर चढ़ जाइए, आप सीधे पहुंच जाइए पिथौरागढ़, है ना। टनकपुर पहुंच गए आप, टनकपुर पहुंचे, टनकपुर से आप आ जाइए पिथौरागढ़, कोई दिक्कत नहीं आपको, इंडिया में आ गए। अच्छा रायबरेली आ जाइए, उससे आगे जाके आप सीधे आ जाएंगे मुरादाबाद आइए और सीधे मेरठ आ जाइए। तो इतना आसान है, कांटों की बाढ़ पार करके एक लड़की को नेपाल से यूं ही लिया। और नेपाल में बैंकॉक से भी आएगी, भूटान से भी आएगी, पाकिस्तान से, आसान है वहाँ के वीजा, आप ले सकते हैं। और हमारे यहाँ तो वीजा ही नहीं है नेपाल और हमारे बीच में, वो इस तरह आएगी। और अपने यहाँ की जो इंटर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो
तो आप बहका के कहीं से भी ला सकते हैं। आपके पड़ोस की भी हो सकती है, आपके इर्द गिर्द के गांव देहात की भी हो सकती है। टारगेट कैसे करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग? देखिए मान किस लीजिए तरीके से? जैसे एक गरीब घर देखा जहाँ रोटी भी नहीं है, हम्म अरे कहाँ तुम यहाँ परेशान हो रही हो, पड़ोस का ही लड़का है, हम्म बिल्कुल आपके नजदीक का, जिसको आप अपना भाई बंद मान रहे हैं, हम्म और कि काम है इसका वहां काम लगवा दूंगा, मैं तो आता जाता ही रहती हूँ, वो अक्सर आता जाता है, पता है लोगों को कि इसका घर भी बन गया, हम्म झोपड़ी थी एक कमरा बन गया, अभी दूसरा बनने जा रहा है, मैं लगवा दूंगा इसको, हम्म कोई दिक्कत नहीं है। आदमी दिल पे पत्थर रख के कह देता है ले जाओ, बिना ये सोचे लड़की को क्यों कह रहा है। वो उसका भी जवाब उसके पास है कि घर में झाड़ू पोछे के लिए तो लड़की मांगते हैं, लड़का थोड़ी रखते हैं। मुझे अगर मैं पुरानी बात याद करूं तो मुझे आज तक याद है, पहले लोगों में चलन था कि लोग कहते थे कि भैया एक नेपाली ला दो कहीं से, हाँ बच्चा पड़ा रहेगा घर में, पल जाएगा और थोड़ा काम वाम कर दिया करेगा, ये होता था। लेकिन अभी लड़की की हो गई थी, लड़की लगाएगी झाड़ू पोछा, लड़की ले आओ, लड़की आ गई, भेज दी उन्होंने, तो उसको दे भी आया कि लो ये रख लो आप फिलहाल, फिर ये तनख्वाह भेजती रहेगी। अच्छा। कुछ एक 1.5 साल तक वो लगातार रेगुलर उसको 2-4 हज़ार रुपए महीना भेजेंगे, ज्यादा नहीं, इतना ही तो मिलता है, तुमको तो एक मुश्त दिया है वो भी कट रहा है अभी, और 2-4 हज़ार रुपए दिए। अभी तो लड़की के पास कोई और रास्ता है नहीं, उसे नहीं मालूम वो दिल्ली है, मेरठ है, कलकत्ता है, या जीबी रोड सॉरी कमाटीपुरा है, तुझे नहीं मालूम कहाँ है, कैसे जाएगी बताइए। कहीं जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं, कहीं नीचे उतरेगी तो उसे क्या पता कि नीचे उससे भी ज्यादा नरपिशाच बैठे हो। जब तेरे घर से उठा के यहाँ तक ले आया तो उसमें क्या है, प्यार में फंसा के एक लड़की को देख लेंगे कि कहाँ कमजोर है। जैसे एक लड़की मेरे बिल्कुल नजदीक की, शहर के एकदम लगे हुए शहर में, और इतने गरीब घर की, क्योंकि शायद रोटी भी खाने को नहीं थी और धोबी परिवार से थी, तो पूरा दिन घाट पे कपड़े धोती, और बुआ के यहाँ पल रही थी, माँ बाप थे नहीं। किसी हिंदू लड़के से प्यार हो गया, लेकिन वो बड़ा अच्छा लड़का था। उसने ये कहा कुछ दिन बाद ही कि देख मेरी और तेरी कभी शादी नहीं हो सकती, तेरे घर वाले, तू भाग भी आया तेरा तो कोई पूछने वाला नहीं, मेरे घर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मेरी कोई नौकरी नहीं है, इसे यही खत्म कर देते हैं, मैं तुझे कोई दुख नहीं देना चाहता, तुझे मेरे से कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे दूँ। इसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो मैं दुखी रही 2-4 दिन। ऐसे में वो लड़का टारगेट करता है जो पड़ोस का, इसके बिल्कुल नजदीक का, इसकी कम्युनिटी का, और कहता देख ये काफिर है, तू उनके चक्कर में आ गई, मैं करूंगा तेरे से शादी, तू परेशान मत हो, मैं करूंगा, लेकिन यहाँ नहीं करूंगा, तेरी बुआ होने नहीं देगी। तो क्या करें, भोली भाली सी लड़की कि टिकट दिया उसको अगले दिन मेरठ का, 20 रुपए दिए हाथ में, और कह दिया, और इतने बेचारी गंदे कपड़ों में थी, टूटी सी चप्पल, गंदे से कपड़े, एक गंदा सा दुपट्टा जो ऐसे कैसे जैसे तैसे मुंह पे आ रहा था उसके, कि जा तू इसमें बैठ के चली जा, और वहां उतरना, रिक्शे वाले को पैसे मत देना, रिक्शे वाले से कहना कि मुझे कबाड़ी बाजार छोड़ दो, वो तुझे छोड़ देगा, वहाँ मेरी मौसी का घर है। अच्छा। उसने कहा मैं कैसे पहचानूंगा, कि नहीं किसी भी घर में चले जाना, मेरी मौसी का ही घर है, रिक्शे वाला खुद ले जाएगा तुझे। अच्छा। बेवकूफ लड़की ने भी नहीं सोचा कि कैसे, लेकिन उसके भाग्य में बचना लिखा था। जिस जो वहाँ का सबसे बड़ा पिंप था वो एक कमरे से उतर के आ रहा, और संयोग की बात ऐसी कि मैं उस दिन निकल के जा रही, भीड़ बहुत होती है उस दिन, पैंठ का एरिया होता है हमारा उस दिन, जिस दिन की घटना है, मैं निकल के जा रही वहां से, तो वो उतरा, मुझे देख के थोड़ा ठिठका, मैंने उससे ऐसे पूछा क्या, तो मैंने उसके ऐसे ही कंधे पे हाथ रख के कहा बहुत उड़ रहा है, किसी दिन मैं काट दूंगी आगे तेरे। तो उसने कहा नहीं नहीं जी जी बुलाता था, जी ऐसी कोई बात नहीं, जी ऐसी कोई बात नहीं। रिक्शे वाले को बात लगी, हाँ ऑफिस जाओगी, मैंने कहा हाँ, बैठो ये छोड़ के आएगा, उसे 20 रुपए दिए, मैंने कहा मान जा, ना ना तुम बैठो, मैं चली गई, लेकिन वो मेरे से पहले बाइक से मेरे ऑफिस आ गया। अच्छा। और आकर उसने कहा कि उसे बचा लो, एक लड़की आई है, मैं तो खुल के नहीं आ सकता, मेरे ही कमरे पे ले आओ उसे। अच्छा, मतलब कि जिसके पास आई थी वो ही चाह रहा था कि उसका सेल्फ, उसका वो शायद डर गया, उसे लगा कि इन्हें पता लग गया है, क्योंकि मैंने वो जैसे ही उतरा उसे छोड़ के, और मैंने उसे कह दिया कि तेरे पंख काटूंगी आज। ठीक है। पता नहीं उसको शायद ये लगा कि दीदी बस ले आओ चुपचाप। मैं जब वहीं थी, जब क्यों नहीं, फिर नहीं, जब नहीं मैं नहीं आऊंगा सामने, तुम ठीक, हमने लड़की बुला ली, ले आए, तो मीडिया ट्रायल कराया, ऐसे करती रही ऐसे करती रही। मैंने कहा घर भर तो बताया उसने, तो शॉकिंग था हमारे लिए तो बहुत ज्यादा। मैंने कहा जाना चाहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। खैर सरकारी सब कामकाज हुए तो नारी निकेतन चली गई लड़की, मैंने उसकी मुट्ठी खुलवाई तो उसमें 20 रुपए थे। मैंने कहा ये क्या था, बोले ये उसने दिए थे, 20 रुपए में समझो कि बिक गई, वो ले जाता जो कुछ लेना था उससे।
फिर वो लड़की नारी निकेतन में। हाँ नहीं, तो नारी निकेतन जब जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो किस तरह से काम? इससे शादी वादी का सब करते हैं प्रावधान। हर साल शादियां होती है नारी निकेतन में, इस तरह की लड़कियों उनकी आइडेंटिटी छिपा के करी जाती है। ये हम कभी नहीं बताते कि भी ये वहाँ से है, जिससे वो लड़के वड़के बुलाए जाते हैं जो सब, वो कभी नहीं बताते। क्या कोई नारी निकेतन से भी इस तरह के रैकेट्स चलते हैं? नहीं नहीं, ये सब जो भी कोई ऐसी इस तरह की फैलाता है, ये बहुत बड़ी अफवाहें हैं। ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सरकारी तंत्र में ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सरकारी भी नहीं, प्राइवेट तंत्र में एक बार की ये हो सकता है कि भाई वो पैसे के ज्यादा वो हो। अरे उनको क्यों पाप लेना है? जिनको तनख्वाह मिल रही है, सरकार दे रही है, उनका परिवार पल रहा है, वो एक पाप का भागी बन के क्यों करेंगे ये काम? और उन्हें पता है कि ये रेजिडेंशियल है, तो तुम्हारे पे ही आना है, तुम भी रेजिडेंशियल हो, वो वहीं रहते हैं। ये तो एक तरह की जेल है, वहीं तो वो कर्मचारी रहती है, चाहे वो सुपरिंटेंडेंट हो और चाहे खाना बनाने वाले हो, और वहीं वो लड़कियां रहती हैं, तो वो अपने पे इल्जाम क्यों लेंगे? ये तो खैर एक बिल्कुल मिथक है। मैं ये इसमें मिथ है, ये हाँ, बिल्कुल मिथ ये है। बिल्कुल लेकिन ये चीजें सुनी है बहुत बार कि नारी निकेतन वाले कर रहे हैं। कहते हैं लोग, पर ऐसा है नहीं एक है। जैसे हम जनरली बात करें कि कोई भी जो लड़की फंस रही है वो अपनी जो कमी है, दूसरा उसकी कमी को आइडेंटिफाई करके उसको उस जगह में फंसा देता है। हाँ, कोई ऐसे भी आए हैं जो अपनी, कई लोग होते हैं ना कि अपनी सेल्फ इच्छा से ही सारा काम कर रहे हैं और वो खुद फिर आगे खुद भी कर रहे हैं और दूसरों से भी करवा रही हैं। नहीं देखिए, सेल्फ इच्छा से तो ये हुआ कि जब वो राजस्थानी औरतें थी तो उनका तो ये काम नहीं था, नाचने गाने का उनका पेशा था। और जब उनके बच्चे पढ़ने लगे, मैं इसमें भी अपना दोष मानती हूँ कि उनके बच्चे पढ़ने लगे, तो मेरा तो ये था सोच कि उनके बच्चे उनको निकालें तो दी बेस्ट है ना, कि वो ही कहें कि अब ये नहीं, हम कमाएंगे, तुम खाओ बैठो आराम से इस गलीज पेशे को। लेकिन उन औरतों के पास कोई और काम नहीं था, उनके पास तो यही काम था, उनको तो चस्का है इसका, फिर कैसे करेंगे? मैंने अभी की बात है, आजकल तो आप जाओ तो रेड लाइट्स में भी जगह जगह खड़ी हुई दिखती हैं सारी। हाँ हाँ, पूरा का पूरा गांव, जैसे आपने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, इसका एक एग्जाम्पल आज के टाइम में भी मैंने देखा है जैसे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं। हम जाते हैं तो हमारे ऑन द वे गांव पड़ता है, वो कहते हैं, सुना है कि पूरे गांव का यही प्रोफेशन है, हर घर में एक लड़की जो है ये काम कर रही है। ठीक है, तो मुझे जिसने किसी ने बताया तो मैं कहा ठीक है ऐसे कह रहे होंगे, लेकिन वो हमारे ऑन द वे का पड़ता है तो हम वहां से कई बार निकले। लेकिन जिस टाइम हमें वहां से निकले तो मैंने देखा कि वहां पे गांव है छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं था, बड़ी से बड़ी मर्सिडीज खड़ी है। क्यों बताइए? क्यों है ना, क्यों सब खड़ी? खड़ा है। तो एक गांव के ना कोई वहां पे रोजगार है ना कुछ है, और रोज रेगुलर आप सुबह के टाइम पे 9 साढ़े 9 अगर आप निकल रहे अपने ऑफिस के टाइम पे तो आप देख रहे हो, लेकिन जैसे आप शाम को वापस आ रहे हो तो उस टाइम नहीं है, लेट नाइट हो गए तो फिर आपको दिखेंगी वो गाड़ियां। तो जब वो इतने बड़े बड़े जब लोग इनको अप्रोच करते हैं, और मैंने कई बार आप ही के इसमें सुना कि जो एक बार सीढ़ी चढ़ गई है तो वो उतर नहीं सकती। कैसे रहती है इनकी इनकम? जब इतने बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी के आ रहे होंगे तो इनको भी पे आउट भी बहुत देते होंगे। वो वहां की बात हुई पर्टिकुलर, क्योंकि वहां वो आदमी नहीं जाता उन सीढ़ियों को तय करने, अब नहीं जाता जिसके पास मर्सिडीज छोड़ो, उसके पास एक मोटरसाइकिल भी है, वो भी उन सीढ़ियों को तय नहीं करता। उनके लिए तो जो स्वेच्छा से करनी है वो है ना, कहाँ नहीं है? होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अभी कल धर्म नगरी में से लड़की निकली है कि जो जिनको 30,000 रुपये महीना काम पे रखा हुआ था, वर्दी में थी, सब चीज थी, जो होटल की वेट्रेस का भी काम कर रही थी, लेकिन उनका एक्चुअल काम तो ये था कि कस्टमर को एंटरटेन करना होटल्स में। तो और एक होटल की तो सीरीज चल रही है पूरी, 2 कमरे हों तो वहां पे होटल का बोर्ड लग गया, चाहे वो जंगल में हो, बाहर हो, शमशान के बराबर में हो, किसी घर के बराबर में हो, लेकिन वो का लोग शिकायत भी करते हैं, कहते भी हमसे कि भी इसको करो, इसको तो करो। लेकिन भैया सारे भगत सिंह हमारे यहाँ पैदा होंगे, एक आध तुम भी तो कर लो, कभी सामने तो आओ। अगर तुमको लग रहा है कि हमारे बेटी बेटा खतरे में है तो सामने आके तो विरोध करो। दरअसल इस पूरी जो ये पूरा एक धंधा चल रहा है, ये पूरा जो व्यवसाय चल रहा है, ये हमारी नेग्लिजेंसी समाज की। हम जब कबूतर की तरह आंख बंद कर लेते हैं तब बिल्ली हमें खाती है, उससे पहले तो अगर हम उड़ जाएं तो कैसे खाएगी? लेकिन हम उड़ नहीं रहे। तो क्या ये लड़कियां ऐसे वैसे फंसती हैं? इन्होंने तो उड़ने की कोशिश की होगी? नहीं की, नहीं कर सकती, पंख काट दिए। ऐसा क्यों? क्या मतलब कैसे, किस तरह से? क्या आप उम्मीद करेंगी कि एक लड़की जब आई है, विरोध तो हर लड़की करती है ना, विरोध किया, और अगर इंटरनल पार्ट्स में मिर्ची डाली जाए तो, और उसके बाद कोई प्रोटेक्शन यूज करके सेक्स करे आपके साथ, तो
चूना डाल के आपके साथ कोई सेक्स करे तो सोचेंगी वो जाने की बाहर? कभी भी नहीं सोच पाएंगी, कल्पना भी नहीं कर पाएंगी, कांप जाएंगी उससे भी कि कल इससे भी बुरा होगा, जो आज हुआ है कल इससे कहीं बुरा होगा। जब एक 14 साल की बच्ची को ऑक्सीटॉक्सिन लगाया जाएगा और अगले दिन वो अपने शरीर को ऐसे ग्रोथ होता पाएगी तो उसके पूरा शरीर झंझना रहा होगा, उसको दर्द हो रहा होगा और वो देखेगी मेरे हाथ भी मोटे हो रहे हैं, मेरा सीना भारी हो रहा है, मुझे सांस आने में तकलीफ हो रही है, निकलेगी वो डिटेंशन है, वो हिरासत है। पुलिस हिरासत से आप बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं? मर जाएंगे अगर बाहर निकलेंगे, आपका बहुत- इनकाउंटर नहीं हो सकते आप। वहां बहुत से worst आना, situation। वो जेल से बड़ी जेल है। जेल में आप स्वेच्छा से घूम रहे हैं, रह रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, वहां तो आप घूम भी नहीं सकते। एक इतना बड़ा कमरा आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें 3 केबिन, और केबिन नहीं है वो, केवल पर्दे हैं 3। इस तरफ एक लड़की कस्टमर के साथ, इसमें और, इसमें कोई और। उनकी आह भी सुनाई देती है, उनका चीखना भी सुनाई देता है एक दूसरे को, उनका रोना भी सुनाई देता है एक दूसरे को। उम्मीद करती है कि वो निकलने की बात करेंगे यहाँ से। तो मारपीट भी करते हैं, इतना वर्स्ट आप। वो आते ही इसलिए हैं वहाँ वो लोग कि देखिए वो शराब पी के आते हैं, वो दिन भर की थकान मिटाने के लिए आते हैं कि जो रिक्शा चला के आए हैं, वो ये पेंट करके आए हैं। घर में जाके उनको डांट पड़नी है दारू पीने के लिए, बीवी चिल्लाएगी, खाना कहाँ से लाऊं, सब्जी कहाँ से लाऊं, उसकी उन्हें परवाह नहीं है इस समय। इस सब से बचने के लिए पहले ही यहाँ इस्तेमाल कर लो। वो सोचेगा ये कि मैं अपनी बीवी बेइज्जती कर रहा हूँ, और करेगा उनके साथ। ये कमज़ोर पे ऐसी ताकत की आजमाइश है जिसकी आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो आपकी कल्पनाओं से बहुत दूर है, बहुत दूर। जहाँ उन अंधेरे घुटन भरे कमरों में ना किसी की चीख भी बाहर नहीं जाती। जब मैं अचानक देखती हूँ कि कोई एक बेड पड़ा हुआ है छोटा सा, और एक मासूम सी कबूतरी ऐसे उस तरफ बैठी हुई है, दिल दहल जाता है उस समय कि क्यों है यहाँ, ये 6 फुट का आदमी पड़ा हुआ है। और वो कह रहा नहीं नहीं, ये तो मेरी भांजी है। यानी भांजी कैसे हो सकती है? कौन भांजी को अंधेरे बंद कमरे में अपने, और वो डर के मारे ऐसे बैठी है, इतना सा एक निक्कर पहने, इतना सा एक बनियान पहने, और वो इस तरह से बैठी। कैसे आप इमेजिन करेंगे? सोचते हैं लोग ये मर्जी से करती है, ये निकलना नहीं चाहती। मर्जी से वो करती हैं जो पोल्स पे खड़ी हैं, मर्जी से वो करती हैं जो होटल्स में जा रही हैं। आप उन पर रोक लगा के देखिए ना कि आपको चक्का सा जवाब देंगे। उनके माँ बाप की हिम्मत नहीं उनके मोबाइल चेक कर लें, उनके माँ बाप की हिम्मत नहीं कि पूछ लें कि तुम रात को कहाँ जा रहे हो। और वहाँ तो वो बच्चियाँ हैं कि जो अपने माँ बाप को हर उस पल में याद करती हैं जब एक आदमी उनके साथ होता है। ना नहीं है उनके पास, जाने की बात आप करते हैं, वो ना नहीं कह सकती किसी को कि मैं नहीं आज। वो पीरियड्स में मना नहीं कर सकती किसी को, कहीं तेरा क्या जा रहा है, वो तो उसमें प्रोटेक्शन रखेगा ना, तेरे से क्या मतलब है। क्या करेंगे आप? हम अपने हस्बैंड को भी मना करेंगे कि नहीं आज मन, कल नहीं मन, परसों मन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं। वहाँ 1 घंटे नहीं मना कर सकती, क्योंकि कम से कम 10 से 15 से 20 कस्टमर उनको निपटाने हैं। एक लड़की को, एक लड़की को, और ये हर रोज चलता है हर रोज है ये। और जैसे आपने बताया कि रिक्शे वाले हैं, यही पेंटर्स सब। हैं, सब जा रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, चाहे वो हाँ, खास में। हाँ। तो फिर इन बेचारियों को क्या मिलता हो, क्या पैसा मिलता होगा इनको, 250 क्या 300। एक बार में? हाँ, वो भी इनका नहीं होता। वो मालकिन बाहर ही लेगी, इनको भेजेगी, वो पसंद करेगा ऐसे बैठ के, जिसके हाथों में मैल लगा हो, जिसके हाथ काले हो रहे हैं पंचर में, जिसके हाथ हो रहे हैं पेंट में, और वो देखेगा लड़कियों को, लड़कियां दौड़ के जाएंगी कि मैं कौन पहले। जो पीछे रहेगी उसी की तरफ मालकिन आंख निकालेगी कि तू पीछे क्यों आगे हो जा। तो जैसे सुंदर होगी, सुंदर से मतलब फेस वैल्यू कुछ नहीं है। सुंदर यहाँ से कितनी है, यहाँ तक कितनी है, आपको ऐसे करके देख सकता है, आपको ऐसे करके देख सकता है, ऐसे करके देख सकता है, तब आपको पसंद करेगा, ले जाएगा। एक वस्तु की तरह आपका मोल भाग। जैसे हम सब्जी खरीद रहे हैं, हम सब्जी खरीद रहे हैं और देख रहे हैं कि लौकी ठीक है या नहीं है, और तब हो जाता हो क्या कल्पना करेंगी कि वो निकलेंगी, वो कहेंगी हमें जाना, विरोध करेंगी, रोई होंगी ना, बहुत बार रोती होंगी, छटपटाती होंगी, कौन है वहाँ उनका सुनने वाला? आखिरी सांस तक भी किसी का कोई सुनने वाला नहीं। हम कहते हैं, बात करते हैं, लोग खराब औरतें हैं, मगर उन खराब औरतों के पीछे का जो दर्द है ना, मैं तो उन मालकिन का भी कह रही हूँ, उस दर्द का तो किसी को एहसास ही नहीं है। 25-30 साल की होते होते वो हजारों बीमारियां उन्हें घेरती हैं। अब एक HIV पॉजिटिव भी तो नहीं होती वो, क्योंकि प्रोटेक्शन की वजह, लेकिन उनको सिफिलिस जैसी और दूसरी ब्लड प्रेशर, थायराइड, हर भी, क्योंकि नशा उसे करना है, गुटखा उसको खाना है। नशा नहीं करेगी तो कैसे झेलेगी इतने आदमी को कम उम्र में, और नशा करते करते सब शरीर सब बिल्कुल डैमेज हो जाती है, होते हैं। कम उम्र की लड़कियों को ज्यादा टारगेट करते हैं। कम उम्र की तो ग्राहक मांगता है,
जिनके खुद के घर में 16 साल की 17 साल की बेटी हो, वो मांगते हैं कि बच्चा चाहिए हमको। क्या कहेंगे? और क्योंकि जितना चीखेगा, देखिए जितना हम परपीड़क हैं, अगर हम सडिस्ट हैं अगर, तो जितना कोई चीखेगा हमें उतना उसमें आनंद आएगा। आपने ऊंट दौड़ के बारे में सुना होगा कभी? दुबई में 2.5-3 साल का बच्चा अपहरण करके, हजारों बच्चे मेरे हिंदुस्तान से भी जाते थे, वो उस पे ऊंट पे बांध दिए जाते हैं, और वो जितना चीखता ऊंट उतना तेज दौड़ता, और वो शेख उतना ही खुश होते, और अंत में बच्चा दम तोड़ देता। ये वो स्थिति है, वो स्थिति है ये कि जब मरते दम तक उनको ये सब सहना, और उनके मरते दम तक उनकी बहुत उम्र नहीं है, क्योंकि वो भी उनका मरना ही है कि 25 से 30 साल के बाद उनके पास कोई कस्टमर ना आए, उनको कोई पूछे ना, और वो रोटी के लिए भी दूसरे पर डिपेंड हो जाए। मैंने डिपेंड होते देखा, मुझे इतना अजीब लगा कि जिसका मैं बहुत सम्मान कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने कई दशक देखा कैसे बदला तबाइफी दौर, कैसे बदला फिर ये गंदा दौर आया। तो जब मैंने उन्हें देखा कि कोई उनके हाथ में 5 रुपए रख के गया, मैंने पूछा ये क्या है, तो रोने लगी कि अब ये मेरी जिंदगी, अब मुझे जो कस्टमर आता है वो 5 रुपए दे जाता है, तो दिन भर में मेरे पास रोटी खाने के लिए पैसे हो जाते, कहाँ जाए? नीचे जाके है उनके लिए कुछ समाज में एक्सेप्टेंस है? लोग कहते हैं ये निकलना नहीं चाहती, मैं पूछती हूँ कि निकलेंगी? मैं निकाल दूंगी, जब एक झटके में सब निकाल दूंगी। दो अपने घर में मेड का काम दो, हर घर तो रखता है, मेड नहीं रखेंगे आप इन्हें, अपने और किसी काम में दे दो, आप नहीं रखेंगे, क्योंकि आपकी बहन, आपकी बीवी, माँ आप पे नजर रखेंगी कि कहीं हमारे भाई को, पति को, बेटे को तो नहीं फुसला रही। आप अपने भाई बेटे की नहीं देखेंगे गलती, लेकिन आप उसकी देखेंगे कि वो फुसला रही है नहीं फुसला रही। उसके लिए कहाँ है? आप रोज मिठाई खाइए, आपको रोटी भी ना मिले तो आप उस मिठाई की तरफ देखना पसंद करेंगे? वही उन औरतों की हालत है, वो क्यों किसी को देखेंगी? वो तो वहां से ऐसे हाल में निकल रही कि हर रोज मर्द थे वहां, किस चीज को पाने के लिए किसी और मर्द को देखेंगी? उनके लिए तो मर्द जाति नाम का एक ऐसा अपराध है उनके लिए, शायद वो ये कहती हो, लोग कहते हैं कि अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजिए, मैं कहती हूँ कि शायद वो कहती हूँ अगले जन्म कोई पुरुष पैदा न कीजिए। आप बहुत ही जिया है मैंने 31 साल, हर बेटी को मरते एक हफ्ते को मैं नहीं निकाल सकती थी। उन हालात में देखा है कि जो मैंने इग्नोर किए, जिनको मैं देख नहीं पा रही थी, और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी, उनको देखा मैंने। और मैं तो थैंक्स करती हूँ आप सबका कि ये पॉडकास्ट आपने शुरू किए और मुझे इनवाइट करना शुरू किया, कि कम से कम ये आवाज़ तो लोगों तक गई है जो कह रहे हैं कि खराब औरत थी। उन औरतों की आवाज़ मैं कह के यही कहना चाहती हूँ बस कि उन्हें खराब मत करो, भगवान न करे किसी के साथ ये बीते। और बस यही कहूँगी कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, बस। अब भी आप लोग नहीं बचाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जब बहुत भावुक है ये चीजें, जब हम कहते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी है, सब कुछ चीजें हैं, सबको जैसे पता होता है कि पुलिस है इनको प्रोटेक्ट करेगी, क्या पुलिस की तरफ से कभी कोई एफर्ट्स लेते हुए जब आप किसी को रेस्क्यू करते हैं? नहीं, तो मैं बुलाती हूँ पुलिस को बाद में, रेस्क्यू करने के बाद बुलाती हूँ, पहले तो नहीं बुलाती हूँ। मीडिया मेरा बहुत साथ देता है, हमेशा देता आया, बहुत सम्मान करता है। पुलिस में बाद में बुलाती हूँ क्योंकि लीक हो जाती है सूचना पुलिस डिपार्टमेंट। हाँ, कभी की मैं नहीं कहती, किसी खास पुलिस ऑफिसर की नहीं कहती, लेकिन बाकी तो लीक हो जाती है, मैं नहीं कहती। अगर क्या पुलिस भी इस चीजों को, जैसे आप हैं, जैसे आप रेस्क्यू कर रही हैं, आप जा रही हैं, मुझे पता है कि मैं एक छोटी जगह पे जा रही हूँ और मैं यहाँ पे एक ऐसी लड़की फंसी मुझे निकालनी है। हाँ, आप एक सोशल वर्कर तो बाद में धीरे धीरे बने ना, शुरुआत आपने कहा कि आपने 28 साल पहले की, तो आप पे एक आम जनता की तरह शुरुआत की आपने। जब आपने वो चीज सर्च कर ली कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, क्या हमारे प्रशासन ने, पुलिस की तरफ से कभी देखा आपने होता हुआ? कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी कोशिश भी नहीं। और जब मैंने भी कहा तो ये यार कहाँ बेकार, फेक हो जाएगी, फेक होती हैं खबरें, तो मैंने फिर मांगना ही छोड़ दिया उनसे। क्यों मांगू मैं उनसे, मैं खुद निकाल सकती हूँ, खुद ढूंढ सकती हूँ। इच्छा शक्ति चाहिए तो मैं क्यों करूँगी, मैंने फिर करना ही छोड़ दिया। उसके बाद ही बुलाया जब सब कुछ हो जाता था, सारी लड़की मेरे हाथ में आती थी, उसके बाद ही कुछ किया, उससे पहले नहीं। क्या आपने ऐसा भी कभी देखा कि
जैसे कहते हैं ना कि एक जड़े से लेके पेड़ तक सारे करप्टेड होते हैं, कि ये सरकारी अधिकारी वगैरह लोग भी जो होते हैं, चाहे पुलिस होगी चाहे कोई और भी डिपार्टमेंट हो गया, वो भी इन लोगों के पास जा रहे हैं। देखिए, पुलिस का तो काम है मुफ्त में सेक्स की भूख मिटाना, मारपीट करना, छिनौती करना, ये सारा तो काम है। पर उससे बुरी हालात ये हैं कि सरकार ने एक भारी भरकम तनख्वाह देके रेस्क्यू ऑफिसर की पोस्ट आजाद कर रखी है, और किसी रेस्क्यू ऑफिसर को मैंने अपने 31 साल में नहीं देखा एक लड़की को रेस्क्यू करते हुए। वो भी उनका फायदा उठाते हैं बस जाके। पैसा जाता है, जाने की जरूरत ही क्या, मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं वहाँ हर पल हूँ, मैं दिन के 4 घंटे वहाँ बिताती हूँ। और जब मैं उनसे कोई अरे नहीं मैडम वो तो फलाने के यहाँ तो ऐसे, अरे आप उसे भी जानते हैं, जब आप जाते भी नहीं है वहाँ कैसे जानते हैं? तो उनके पास लगातार जो भी उनसे उनका आना जाना, बड़ी उम्र की जो औरतें हैं उनका आना जाना बराबर बना रहता है। मतलब पुलिस वालों के ऊपर कुछ ना कुछ दिया जाता है और ताकि काम चलता रहे। जैसे आपने कहा कि छोटी बच्चियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन छोटी बच्चियां अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती इन सब चीज़ों को करने के लिए, उसके लिए क्या किया जाता है? बलात्कारी का कोई मतलब होता है कि उसका जिस्म कैसा है? वो तो 3 साल की बच्ची के साथ भी करता है, वो 2 महीने की बच्ची को भी उठा लेता है, मर जाती है वो गला दबा के, है ना? तो ये तो हिरासत में है, ये तो इसी काम के लिए उसको दी गई है। वो उस बच्ची के साथ कर देता है जो इसका उसके पास इसकी नींद नहीं है, वो उसके परिवार की बेटी भी हो सकती है, उसके पड़ोस की बेटी भी हो सकती है, वो उसके साथ रेप कर देता है, तो वो तो है ही इस काम के लिए। तो उसको, और जितना मैंने कहा ना, जितना चीखना चिल्लाना गुहार करना, तो कौन करेगा? एक बच्चा ही करेगा ना। जो बड़ी हो गई वो तो अपने आप को निढाल छोड़ देती है, जो चाहे करो, तो उसमें उनको आनंद है ना। हाँ, मैं दूसरे के दुख में खुद सुख ढूंढ ऊपर रहे हैं। पीड़क हैं, सडिस्ट हैं, और ये वहाँ ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं जाते, ये सडिज्म के लिए जाते हैं। उनको चरमोत्कर्ष नहीं चाहिए, उनको पीड़ा चाहिए, पीड़ा में तड़पती हुई लड़कियां, उन्हें लगेगा कि मैं ताकतवर हूँ, जिसकी ताकत घर में नहीं चलती, जिसके समाज में नहीं है। हो सकता है मालिक से डांट खा के आया हो सकता है जिसके पास काम कर रहा है उससे 4 चांटे खा के आया हो, तो वो सब वहाँ निकालता है, वो सब वहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालता है। और वो बेचारी कहीं नहीं निकाल पाती, वो कहीं नहीं निकाल पाती, वो सिर्फ तो मासूम विक्टिम बनी हुई है। विक्टिम बनी बनी हुई है। उन्हें तो कोई विक्टिम मानने को भी तैयार नहीं है, उन्हें तो कहते हैं कि ये खराब औरतें हैं। मुझे एतराज है इस बात से, क्यों है वो खराब औरतें? क्या किया है उन्होंने? आपके घर से आपके भाई बेटे को लेके आई है, आपके घर पे उन्होंने कभी जाके जबरदस्ती की है कि तुम्हारा पति कल भी आया था मेरे पास, आज क्यों नहीं आया? तो वो क्यों खराब होते हैं? जब आप किसी को रेस्क्यू करके लेके आते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ को क्या आपने कभी देखा सुधरते हुए? देखिए, जैसे मैंने कुछ शादियां की हैं तो वो तो मैं लगातार फॉलो करती हूँ, मेरे वॉलंटियर्स करते हैं, और थैंक गॉड कि बहुत सी तो ऐसे भी आए कि मुझे, जिन्होंने कहा कि जी आपने आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो बताया कि भी कोई ऐसी लड़की और दिलवा दो फलाने की भी। हमारे यहाँ थोड़ा लड़कियों का रेशो कम है, और संपन्न इलाका है तो आदमी पैसे खर्च करके भी तैयार रहता है, और हम पे भरोसा है कि हम अच्छी लड़की से कराएंगे, तो ये रहता है उन्हें। इसका मतलब वो लड़कियां कितनी अच्छी रही होंगी कि जिसके गाँव का आदमी आके कहे कि जी आपने फलाने घर में एक शादी करवाई थी, हम हमारी भी करा दो, बहुत ही अच्छी लड़की है, अब उसको तो भाषा भी ढंग से नहीं आती थी और अब सीख ली है, अब वो जानवरों का काम भी करती है, गाय भैंस का भी करती है, और खुश रहती है, हंसती रहती है, क्योंकि उन्हें वो ज़्यादा बेटर लगा उस गंदगी से कि भले ही मेरे जानवरों का, मेरा तो है ही, मेरा अपना है सब काम, तो फॉलो करती हूँ मैं हमेशा। तो मतलब एक वो नॉर्मल हाँ, लाइफ हाँ, बाकी तो प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन जिनको मैं दे सकती थी, जिनका मुझे पता था कि भाई इनका मैं कर दूं जितना जल्दी, मेरे पास कोई है भी ऐसा कैंडिडेट भी, तो मैं कर देती हूँ और उनका फॉलोअप भी लगातार करती हूँ। जब आप रेस्क्यू करने जाती है तो आपने कितनी परेशानियों को फेस किया? आपके ऊपर कितनी? देखिए, मैं तो सारा, सभी कहते हैं कि भाई लौह महिला हूँ, पर लौह महिला तो इसलिए भी हूँ कि सारे शरीर में रॉड है, यहाँ है, इस पैर में है, ये देखिए ये है, ये पूरा शिकंजा है ऐसे करके। तो वो लोग मारपीट करते हैं आपके साथ? मारपीट नहीं, मुझे तो पूरा मार दिया था, मारपीट की तो उनकी हिम्मत नहीं। लेकिन मुझे फॉलो किया गया 2010 में, और 31 दिसंबर की सुबह थी वो, और जहाँ उनको ये भी मालूम था, जो भी था हमारे पीछे, कि मैं कहाँ जा रही हूँ और उसने हमारे ऊपर पूरी एक टैंकर चढ़ा दिया था गाड़ी पे। तो हमारे जो साथी थे वो तो बहुत डैमेज हुए, हालांकि हैं अभी, लेकिन बहुत टूटे हुए हैं, उनके मेरे से भी ज़्यादा उनके शरीर में लोहा है,
और चूंकि पसलियाँ वसलियाँ भी काफ़ी सारी टूटी, वो तो काफ़ी टाइम कोमा वोमा में रहे। और मुझे उन्होंने एकदम, उनको दिख गया था, मेरा सिर ऐसे पकड़ के नीचे कर दिया। तो ये सब निशान निशान जो हैं उसी वक्त के हैं सब। लेकिन ऊपर वाले की उनकी दुआएं थी जो बच्चियाँ निकाली कि बच गए, और फिर दूसरी ताकत से फिर शुरू कर दिया। मतलब आप उनके लिए जो है ना सैनिक बन के खड़े हैं। सैनिक तो नहीं, पर एक माँ बन के जरूर खड़ी हूँ, जब तक जीऊँ। ये आखिरी इच्छा है कि उस वक्त भी किसी एक लड़की को निकालने के बाद जाऊँ, कोई बच्ची ऐसी ना रह जाए कि जिसको मेरी ज़रूरत थी और आज मैं दुनिया छोड़ गई। इन 31 साल के सफर में आपने कितनी लड़कियों को ऐसे नया जीवन दिया होगा? ये तो ऊपर वाला है जीवन देने वाला, मैं कोई नहीं हूँ। लेकिन ऊपर 560 वाले लड़कियां निकाली हैं, कितनी? 560 लड़कियां। ऊपर वाले ने जन्म दिया, लेकिन उनको दूसरा जन्म आपने दिया उस काल कोठड़ी से निकाल के, जब आप एक खुली हवा में सांस लेने का जो हक है हर इंसान का, वो आपने दिलाया उनको। वो पल ही अलग होता है, मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया मिल गई, सब खुशियां मिल गई। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि शायद उनकी दुआएं रही, मैं अपने बच्चों को कभी देख नहीं पाई, मतलब गौर नहीं कर पाई। हम्म लेकिन टचवुड, मेरे बेटा मेरा साइंटिस्ट है, उसकी अपनी कंपनियां हैं, बहू मेरी दोनों IITian हैं, बहू बेटा, बेटियां मेरी दोनों बहुत कामयाब हैं। और शायद इसीलिए उनकी दुआओं से मैं तो कभी ध्यान भी नहीं दे पाई। देखो, इतना आप अच्छा काम कर रहे हैं इनके लिए, तो वही इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आपकी विल पावर कम नहीं हुई, आप आज भी नहीं, उनकी रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं, उनको समाज में एक अच्छा स्थान दिलाने में लगे हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। और हर कोई इतनी हिम्मत, जैसे कहते हैं ना कि लोहा बन के आप खड़ी हैं, एक लोहा स्त्री भी कहूंगी मैं आपको, कि जो अपनी सिक्योरिटी को पीछे रख के आगे उनके लिए खड़ी है। तो ये उन लोगों की ये ब्लेसिंग्स हैं जो आप आगे उनको बचा भी पा रही हैं, आपको वो मोटिवेशन मिल रही है, वो इच्छा मिल रही है। देखिए, मैं कुछ चीज़ों से ऐसे ही बस हिम्मत बंधा लेती हूँ। जैसे यूँ तो मेरे पे बहुत सारे मुकदमे हैं जो औरतें कराती हैं, जब मैं उन पे कराती हूँ, जो उनकी पिम्स है, मालकिन है, तो वो मुझ पे पलटवार करते हैं। हम्म लेकिन मेरा साहस कहाँ बनता है कि एक बार एक लड़की 18 दिन से गायब थी, मतलब इनकी नहीं, शहर में से। वो बहुत बवाल चल रहा था, सब पूरा शहर का घेराव, रोज सब कुछ हो रहा था। तो उसके बाद हमारे पास SSP के PRO का फ़ोन आया कि मैडम शाम मिलना चाहते हैं। मैंने कहा भैया ऐसे ही होता, मैं तो आने की, मेरा अधिकारी से मिलने का मेरा कोई शौक नहीं है। तो बोले, वो मैडम एक लड़की आपको तो पता ही होगा, मैंने कहा मैं क्या करूँ उसमें? इनको ये उम्मीद की जा रही है वो रेड लाइट एरिया हो सकती है। अरे मैंने कहा तुम्हारे पास फोर्स है, जाके छापा मारो, देखो। क्या ऐसा मत करो, ढूंढवा दो लड़की। मैंने कहा ठीक है, मुझे लड़की वालों का एड्रेस दो, मैं बुलाती हूँ। मैं, वो आ गए मेरे पास, ऐसे आए कोई, वो शाम को ऐसे ही टाइम हो रहा था 4-5 बजे का। मैंने उनसे कहा कि भाई लड़की 9th में पढ़ती थी, फ़ोन वोन तो रखती होगी? तो उनका हाँ जी है फ़ोन। मैं कहा नंबर दो, मैंने नंबर ले लिया, मैंने उसकी लास्ट लोकेशन निकलवाई। मैंने कहा लड़की की तो लोकेशन आ रही है, पुलिस को नहीं दी तुमने? पुलिस जी मैंने दे रखा है नंबर। और मैंने कहा लड़के का फ़ोन नंबर जिसका तुम्हें शक है कि जी वो भी दे रखा है, और लड़के का निकलवाया तो सेम निकल के आई। अब तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक काम करो भाई, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो फिर पुलिस को सूचना नहीं दोगे? जी नहीं देने की। मैंने कहा मेरे टच में रहना, ये फ़ोन नंबर लो। मैंने उनको जगह बताई बरेली। मैंने कहा बरेली में चले जाओ, बरेली के पास एक जगह बहेड़ी, वहाँ चले जाओ, लड़की ऐसे, और बिल्कुल मैंने फिक्स बता दिया। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, उन्हीं के पुलिस में से लेके पुलिस डिपार्टमेंट की किसी एक बंदे से लोकेशन निकलवा के और उनको ही दे दी, तो चले गए। वहां से लेके चल दिए। उन्होंने कहा जी लड़की मिल गई, लड़का भाग गया। मैं कहा लेके आ जाओ, कोई बात नहीं। वहाँ के SPCT थे, उनको मैंने कहा सर, बोले यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ोगे, यहीं से गए थे। मैं कहा नहीं पीछे की बात नहीं सर, एक लड़की है यहाँ से भाग गई थी किसी लड़के के साथ, उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो देख लेना। बोले देख लेना। चलो, ज़्यादा हमें कहनी तो थी नहीं, पर वो तो आमद करानी थी। वो लड़की लेके चल दिए। इंस्पेक्टर का उनके पास फ़ोन किया, भाई तुम कहाँ कल से गायब हो, कुछ तो खुराफात चल रही है तुम्हारी। तो बोले जी लड़की मिल गई हमें। कहाँ है? कि यहाँ है जी रामपुर। तो मैं आ रहा हूँ रामपुर, वहीं रुको। उन्होंने कहा जी अच्छा। मुझे फ़ोन किया कि मैडम ये कह रहे हैं साहब कि मैं रामपुर आ रहा हूँ। मैं कहा तुम चलते रहो, तुम लड़की को लेके चलते रहो, पूछो मत,
और आता रहे, वो रामपुर चला जाए, कौन मना कर रहा है उसे। वो रामपुर की तरफ निकला और ये लोग शहर की तरफ, जितना वो आगे बढ़ा शहर से उतना ही शहर में एंटर कर गए। आगे मैंने सीधे 6 बज गए थे शाम के, मैंने सीधा ऑफिस बुला लिया, मीडिया को फोन करा, मैंने कहा चलो लड़की मिल गई। सारे मीडिया वाले आ गए, मैंने फटाक से मीडिया ट्रायल कराया बढ़िया सा। अब होता ही है कि इंस्पेक्टर साहब कभी तुम मिले नहीं, यहाँ नहीं मिले, वहाँ नहीं मिले, क्योंकि साहब हम तो आ गए लड़की लेकर, आप हमें दिखाई नहीं दिए। तो बोले लड़की मैं दरवाजे भेज रहा हूँ, उसको दे दो। कहाँ दोगे? मुझे बताओ। तो एक जगह बताइए, वहाँ पे दे देंगे। तो ठीक है दे दो। हम तो मीडिया ट्रायल करा चुके थे। लड़की दे दी, और देने के बाद अगले दिन इंस्पेक्टर साहब ने उसको दिखा दिया कचहरी में शादी के उद्देश्य से घूमते फिरते, इसको मैंने पकड़ा। लेकिन उसके बाद तो पूरा पेज हमारा छप चुका था, और उसके बैक साइड पे हम पे वहां के एक दलाल ने मुकदमा कराया, मारपीट, लूट और पैसे छीनना, 50,000 रुपये छीने, ये सारा मुकदमा कराया। उसकी एक खबर छप रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि खबर छप रही है, मैंने कहा छपी रहो। अगले पेज पे छप रहा है, संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल। तो ये चीजें मेरे लिए हमेशा हौसले का काम करती थी। मैंने कहा तेरे लिखाए का क्या फायदा हुआ, तूने लिखा मगर ये तो देख ले पुलिस की कितनी किरकिरी हो रही है, रोज लिखो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है इससे। अब देखिए वो लड़की बरामद हो गई, बड़ी फटकार पड़ी, वो सस्पेंड हुए कि भाई ये तुम झूठ बोल के कह रहे हो, कचहरी में पकड़ी गई लड़की को, तो वहां से लाए, और हमने बतौर गवाह कह दिया कि एसएसपी साहब से पूछ लो बरेली की। हमने उन्हें सूचना दे दी थी अच्छा। कि ये लोग आ रहे हैं, अगर कोई बात हो देख लेना आप, क्योंकि ये हमारी कॉल है उनको करीब। तो मैं मतलब भगवान ने हमेशा साथ दिया। जब भी किसी बच्ची की मुश्किल आई, मैंने उसकी बात भी निकाली। जब हमारे यहाँ से डिमोलिश हो गया एरिया, किसी जरा एक सज्जन हैं, उन्होंने अपने आप को थोड़ा वो दिखाने के लिए और हाई कोर्ट में अपील कर दी, और माननीय हाई कोर्ट ने भी सुनवाई कर दी और उनको डिमोलिश करने के आदेश कर दिए, बिना ये सोचे कि ये बाहर जाके क्या करेंगी। वो अपने अपने जो उन्होंने घर बना रखे हैं मोहल्लों में, वहाँ चली गई। तो वहाँ वही तो काम करेंगे, उनको तो और कुछ आता नहीं, तुमने तो सिखाया नहीं, तुमने तो उनके पुनर्वास की कोई कोशिश की नहीं। डिमोलिश एक दिन में हो गया, ताले लग गए, सील लग गई, खत्म हो गई, वो चली गई अपने घर। उसके बाद एक लड़की गायब होती है। लड़की गायब हुई तो हमसे फिर संपर्क किया गया, हो गए थे 20-25 दिन, और पूरा रोज वो एक पर्टिकुलर एक जाति के लोग और वहाँ लगातार धरना दे रहे थे। एक दिन उसका एक मामा हमारे पास मीडिया में था, वो आया आगे बोला कि मुझे ज्यादातर लोग जो थोड़ा कम उम्र के बच्चे माँ बुलाते हैं कि माँ वो तुम्हें तो पता ही होगा मेरी भांजी गायब होगी। मैंने कहा तेरी भांजी है? बोले हाँ। तो मैंने कहा आपसे पहले क्यों नहीं आया? बोले मैं क्या करता, अभी तो पुलिस ही ढूंढ रही थी। और मैंने कहा जब वो जहाँ से घर है और दिल्ली चुंगी तक के मुझे सीसीटीवी फुटेज ला दे। बोले वो तो पुलिस को दे रखे हैं 24 कैमरों के। मैंने कहा मुझे ला देते 24 के 24। उसने खैर मुझे सेंड करा दिए सीओ साहब से। 5 मिनट जो मेरे साथ है नीचे, मैंने इसको, मैं किसी काम में लग रही थी, मैंने इसको दे दी। मैंने कहा ये फुटेज चेक कर। ये एकदम चेक करते करते बीच में बोली मैम ये रही लड़की। तो मैंने कहा लड़की की तो फोटो भी नहीं देखी, तुझे क्या पता? मैंने कहा मोनू फोटो दे जरा, उस लड़के से कहा। उसने कहा ना जी यही है लड़की। तो अब कैसे पहचानी? आगे एक सेक्स वर्कर है, पीछे एक सेक्स वर्कर, बीच में लड़की है। आगे वाली फोन करती है, लड़की अपने जीन्स में से निकालती है, 1 सेकंड कुछ बात हुई, रख दी। फिर वो दूसरी दिखती है, उस पर फोन जाता है तो वो उठाती है, और उसके बाद तीनों अलग अलग गलियों में आके दिल्ली रोड पे आ जाती है। मैंने कहा लड़की गई है जयपुर। लिया लड़की को तो हो गए 17 दिन गई को। आजकल मैं अगर पुणे चली गई तो मैं नहीं मिलती। फिर कैसे मैडम? मैंने कहा ये सवाल का जवाब का समय नहीं है, जो आपने कर दिया सो कर दिया। लड़की मिल गई वहाँ, क्योंकि मैंने फोन किया उसी महिला को। मैंने कहा भाई कहाँ है? गाँव दीदी। मैं तो अभी यहाँ आई थी मेरठ। नहीं तो दीदी मैं तो नहीं आई। और मैंने कहा गवाही होनी थी तेरे एक मामले में, मैं करा दूंगी गवाही। दीदी करा दो, मैं तो अगले महीने आऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा देखो ले गई ये लड़की को, ले आओ जाके। मिल गई लड़की, बिक जाती है। और 2-4 दिन बाद 14 साल की लड़की थी, 7th या 8th में पढ़ रही थी। छोटे बच्चों को ज्यादा पकड़ाते हैं लोग। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ हमें दिख तो रहे थे, वहाँ हमारे बच्ची को टारगेट तो कर रहे थे कि कोई नया चेहरा दिखते ही मैं तो गिद्ध दृष्टि हो जाती थी। मगर अब हम किसके घरों में जाके ढूंढे, कहाँ कहाँ वो रह रही हैं, आपने क्या कर दिया? बिना ये सोचे समझे कि इसके परिणाम क्या होंगे, दुष्परिणाम क्या होंगे। बिल्कुल। तो जो इन एरियाज में बच्चे पैदा होते हैं उनका क्या होता है? देखिए जो जो बस्ती का शिकार लड़कियां, उनका तो बच्चा पहला पैदा हो जाए नहीं देते ही, ताकि वो बंधी रहे, माँ तो माँ है। और जो स्वेच्छा से हैं, जिनके अब पता है उन्हें किसके हैं, उनको अब गाली तो नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी टाइम प्रोटेक्शन से रहती है। जिसका बच्चा उनको करना होता है उसको रखते हैं। लेकिन अभी तो हमने सुनिश्चित कर रखा है उनके 99% बच्चों को पढ़ाएंगे। वो भले ही ना पढ़ाएं,
जो पढ़ा रही हैं, जो मालकिन हैं, जिनके पास पैसा है, वो अच्छे पढ़ा रही हैं। वो दार्जिलिंग जैसी स्कूल जैसी जगहों में भेज रखा है बच्चों को। और हमारी जितनी हैसियत है, जितना हम इकट्ठा कर पाते हैं, उस हिसाब से हम बाकी बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। और बस केवल 9th 10th तक पढ़ाते हैं, इसके बाद नहीं पढ़ाते। उसके बाद कहते हैं ट्यूशन पढ़ो, अगर इंटेलिजेंट है ट्यूशन पढ़ाओ, अपना खर्चा निकालो। और जो नहीं पढ़ पाते उनको ITI में कराते हैं कि ITI के बाद आपको जॉब वॉब मिल जाएगी, यहाँ पढ़ो, नहीं तो सरकारी में। और चल रहा है रूटीन। तो जो ये बच्चे जब होते हैं, तो जब, क्योंकि वो सेक्स वर्क से जुड़ी हुई हैं, तो उस बच्चे की परवरिश वो कैसे करती हैं? वो कहाँ करती है, 1 महीने बाद तो छीन ही लिया जाता है बच्चा। माँ से? फिर क्या वो, परवरिश करती फिर उस बच्चे को क्या करते हैं वो? अलग रखते हैं। माँ जुड़ेगी तभी तो माँ रुकेगी। अच्छा, और बच्चा देखने के लिए 200 रुपये देने होंगे माँ को बच्चा देखने के लिए? और फिर वो बच्चे की परवरिश मलकिन कर रही होती है कि बस ऐसे फेंका होता है? नहीं नहीं, वो किसी एक जगह इकट्ठे होते हैं सारे बच्चे। अच्छा, और उनके लिए एक अलग से बना रखा है? अलग। अलग बना रखा है। और यहाँ नहीं, मैं आज तक नीचे नहीं तक कर पाई, कहाँ है वो, इस अच्छा। शहर में नहीं, अलग है। अच्छा, वो इतना गोपनीय रखते हैं कि बच्चे कहाँ चले गए? हम्म। तो फिर आप जिस टाइम आप उन बच्चों को कैसे पढ़ा पाते हैं, जिस टाइम आप कैसे निकाल पाते हैं? नहीं, वो उनके बच्चे हैं जो लड़कियां हैं यहाँ पे, जिनके अभी उनको रोके रखना है। फिर तो जब वो रुक गई, 5-6 साल का हो गया, अब क्या मुश्किल है, अब तो कहीं नहीं जाएंगी। अब तो उनकी आखिरी उद्देश्य ही रह जाता, मेरा बच्चा तो पढ़ा दो, मुझे निकाल लेगा कल। मैं उसको ये आश्वासन देती हूँ, मैं तुझे निकाल के भी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती। हम्म। कल तेरा बच्चा देगा, ये तुझे अच्छी जिंदगी देगा, जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, कामयाब होगा, भले ही ज्यादा ना हो, कम होगा, तो तुझे एक अच्छी जिंदगी तो देगा, बेहतर। तो आती है समझ में। तो फिर वो बच्चों को जो जो यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से हैं, और जो ऐसे होते हैं, तो उनको पहली मालकिन अलग कर पहली देती मालकिन अलग कर देते है। उनका भी, बच्चों की भी ट्रैफिकिंग होती होगी? हैं। अब तो देखिए, मेरे वो चूंकि पकड़ में ही कभी नहीं है, तो मेरे लिए उनको चिन्हित करना बहुत मुश्किल है अभी। पिछले दिनों बताया था, एक बच्चा आया तो किसी ने कहा कि लोनी में है ये सब। वो बच्चा भी कह रहा था, छोटा सा था, कि एक मामा रहता है, खाना मांगो तो भी मारता है। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जैसे, खाना भी नहीं देता है। तो देखिए, जिस दिन उन बच्चों का भाग्य होगा, उनका भी करेंगे कुछ ना कुछ तो। बेसिकली औरतों और बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ज्यादा शिकार होना पड़ता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप चौराहों पे देखिए ना, हम्म। एक औरत मिलेगी, उसके कंधे पे एक बच्चा। नन्हा सा- वो न रोता है, न कुलमुलाता है, न दूध मांगता है। हम्म। ऐसा होता है कि 5 मिनट भूख लगे इतने छोटे बच्चे को, तो शोर मचा के रख देता है, जब तक उसको बोलना नहीं आता, हाँ हाँ। है ना। और वो ऐसे पड़ा रहता है कि जरूरी है वो उस औरत का बच्चा हो। वो उसे ढकती भी नहीं भरी गर्मी में, ताकि उसका चेहरा दिखता रहे, ऐसे निढाल रहेगा, मुंह खुला रहेगा, आंख ऐसी रहेंगी उसकी, शरीर में उसकी कहीं जान नहीं है। तो कौन है ये बच्चे, कहाँ से आ रहे हैं ये बच्चे, कहाँ से अचानक चौराहे, मेरे शहर में तो नहीं था, मेरे शहर में इतने चौराहे भर गए, कहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं, कौन है ये लोग जो उन बच्चों को ला रहे हैं। हर घंटे में 2000 बच्चे गायब हो रहे हैं हिंदुस्तान से, हो रहे हैं। कहाँ है वो? बस कोई सवाल इनकी नहीं, एजेंडा नहीं है सरकार का। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहन्नुम में ना जाए बेटी। क्या है बेटी के पास पढ़ने के बाद भी? उसका जब चाहे सरेआम बलात्कार, वो तो डॉक्टर थी हैदराबाद की, सरेआम बलात्कार कर दिया उसका। निर्भया की क्या गलती थी, पढ़ी लिखी थी, फ्रेंड्स के साथ जाना वो हो गया, इतना ब्रूटली उसका उसको मारा गया। तो ये है क्या? स्कूल से आती बच्ची गायब हो जाते हैं। गायब हो गई, और कैसी उसकी क्षत विक्षत, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए उसकी लाश मिली, ये भी नहीं पता, जो पहले दिन स्कूल गई। तो किसकी बात करें हम? ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ते ही बेटी सशक्त हो जाएगी। इससे अच्छी तो वो बेटियां जो मेरे गांव की हैं, मेरे देहात की हैं, कि जो तीरंदाजी में निकल रही हैं, जो रेसलिंग में, तमाम आप देख लीजिए, मुक्केबाजी में देख लीजिए, आप किसी में भी देख लीजिए, सारी वेस्टर्न यूपी की लड़कियां हैं, हरियाणा की लड़कियां हैं। हरियाणा की। इससे तो वो अच्छी हैं जो हाई स्कूल करने के बाद ही, जो जेवलिन थ्रो में जो लड़की है, वो मेरे बिल्कुल पड़ोस के गाँव की है, इतना जो नाम कर रही हैं लड़कियां, इससे तो अच्छी वो है। पढ़ा के आप क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है, सच बता दीजिए। पढ़ रही हैं, मेरे शहर की लड़की हैदराबाद जाके पढ़ेगी, बेंगलोर जाके, लड़का भी मेरा वहां पढ़ेगा, वहां के मेरे यहाँ पढ़ेंगे। ये कौन सा क्या वहां जाके शिक्षा बदल जाती है? हाँ, ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा हो चुका ये है। क्या है आपके? आप क्यों काउंसलिंग करते हैं, क्यों पूछते हैं आपकी तुमको कहाँ जा रही है? ये काउंसलिंग है? अरे जहाँ एडमिशन हो रहा है,
जहाँ नंबर आ रहा है तुम्हारा, तुम उसकी कैटेगरी वाइज कर दो ना, मार्क्स के हिसाब। मेरे यहाँ 19 यूनिवर्सिटी हैं, तो क्यों मेरे यहाँ का बच्चा मेरे यहाँ नहीं रह सकता? क्यों वो बाहर जा रहा है? ताकि आप देख ना सकें कि वो क्या कर रहा है। भारी भरकम फीस कॉलेज वसूलता रहे और बच्चे अपनी अय्याशी के लिए कुछ भी करते रहे। हाँ, यंग एज है, उनको पता नहीं है कि मेरे उन्हें लिए पता क्या नहीं, सही है क्या उन्हें रास्ता नहीं है। पता। वो तो वो माँ की छाया चाहिए जब उनको, हाँ। तब आप उन्हें दूसरी जगह भेज देते हैं, तो कैसे? वही बात है जो कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट, वो बच्चे एंटरटेनमेंट बाहर बाहर। कोई कहते हैं कि बेलगाम घोड़े हो जाते हैं। बेलगाम घोड़े हो जाते बेलगाम घोड़े हैं। और हो देखिए जाते आप इनको सबको खराब औरतें कह रहे हैं, है ना? वो कौन है जो मिर्जापुर जैसी सीरीज बना रहे हैं, हैं। जो आश्रम जैसी सीरीज बना रहे हैं? बनाइए, कौन मना कर रहा है? ऐसी चीजें आनी चाहिए समाज के सामने कि जो आश्रम में उसमें क्या क्या हो, पर जरूरी है उसके खुले हम सेक्स दिखाना? जरूरी है कि वहाँ नंगी औरतें दिखाएं? जरूरी है मिर्जापुर में वो पहले ससुर के साथ सेक्स करके आएगी, पति के साथ करेगी, फिर देवर को भी फंसाएगी और प्रेमी का बच्चा पैदा करेगी? क्या दे रहे हैं आप? समाज में सही में। हैं? फिर वो भले घर की बहू है। हम्म। ये कौन सा तरीका है? आप बताएंगे कि वो लंगड़ा हो तो उसके साथ कैसे सेक्स करो, वृद्ध हो उसके साथ कैसे सेक्स करो, प्रेमी के साथ कैसे करो? क्या बता रहे हैं आप? क्यों नहीं ये सेंसर ओटीटी पे? और सेंसर भी खत्म हो गया, पहले सेंसर बोर्ड अप्रूव करता था तो वो ठीक फिल्म है। करता है आज भी, हम्म। लेकिन ओटीटी के लिए नहीं है उसका कोई डिमांड नहीं करता, क्योंकि लोगों को आनंद आ रहा है, लोगों को तो अच्छे लग रहे हैं। अब घर में बैठ के देख नहीं सकते एक कमरे में कि जहां बच्चे भी आ जाएं? नहीं हैं? देख सकते। एक जमाना नया नया दूरदर्शन आया, महाभारत देख रहे हैं, अब हम रामायण देख रहे हैं, सीरियल भी देख रहे हैं, उसको भी लोग ऐतराज करते थे, अरे क्या सास बहू सीरियल बच्चों को दिखाते हो? हमने कभी नहीं देखा बेटा सास बहू सीरियल मत देखो, लड़ाई ही रोजाना, इनका क्या देखना है? तो ये, पर आज तो नहीं कह सकते आप। उस टाइम पे ना बाउंडेशन होती थी, मुझे अपना अच्छा। बचपन याद है कि हम छोटे होते थे तो पता था कि बुधवार और शुक्रवार को रात को 8 बजे चित्रहार आएगा। बस चित्रहार देख लो। चित्रहार आएगा, हाँ। है ना? और उसका इंतजार रहता था, उसका इंतजार रहता था। है ना? फिर एक टाइम शुरू हुआ 93 के आसपास, जब ये शुरू हुए, केबल आए, हाँ, जीटीवी केबल। आए, फिर शांति सीरियल शांति। वो फिर हाँ। उसने पूरे चेंजेस किए, Changes। हर चीज में लाइफ में चेंजेस आए। और क्या यही है बस दुनिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है? बहुत फोकसली आ गए हैं, ये फोकसली बहुत फोकस में आ गए। सीरियल्स ने बहुत किया, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हमने देखा सास बहू के सीरियल्स, हाँ। कहानी घर घर की, और भी बहुत सारे एक तक और आप उसमें देखिए आए। कि अगर उसे देखें, वो मैं तो भूल गई उसका नाम, जिसमें वो प्रेरणा तिवारी थी, कितनी शादियां की। कसौटी जिंदगी कसौटी की। जिंदगी, वही ये ना? कसौटी है? ये शादियां कर करके कसौटी कस रहे हो? पहले उससे करो, फिर उससे करो, फिर उससे कर लो। क्या सिखा रहे हैं समाज को, क्या दे रहे हैं? समाज की डायरेक्शन से गलत कर दी है। गलत करती है। तो क्यों उन्हें खराब कह रहे हैं? खुद को देखिए ना, कहाँ है सेंसर बोर्ड, कहाँ है सरकार? क्यों नहीं सेंसर बोर्ड से कहती कि क्या हो रहा है? देखता नहीं कोई? क्या बिल्कुल समय नहीं मिलता किसी को भी कि ये मंत्री संतरी जो रोज आवारागर्दी हो रही है, किसी लड़की के साथ वीडियो वायरल हो रही है, किसी के साथ जाति की हो रही है, किसी के साथ रेप की हो रही है, किसकी कौन है ये? ये कोई कहीं और से आ रहे हैं क्या? इसी देश के, इसी समाज का हिस्सा है ना, इसी समाज का हिस्सा है। अपनी फ्रस्ट्रेशन पूरी कर रहे हैं, जो उनमें देखते हैं बीवी के साथ नहीं कर सकते तो बाहर करते हैं। ये तब तक खत्म नहीं होगा कतई भी। मैं फिर कह रही हूँ बार बार, हर पॉडकास्ट में कह रही हूँ, पीयूष मिश्रा की 2 लाइनें कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, नहीं और इससे दूसरी पीढ़ी आएगी वो खत्म हो जाएगा। इस हिंदुस्तान का कोई, आज हम कह रहे हैं विश्वगुरु, बनते रहो विश्वगुरु। आप सभ्यता और संस्कृति के नाम पे जीरो है, जीरो इस समय कहीं नहीं है आपके पास। एक समय था हमारे यहाँ कहते थे कि गांव का कुत्ता मिल जाए तो बड़ा प्यारा लगेगा कि ये तो मेरे गांव का कुत्ता है, और आज पड़ोस का भी है, अगर वो भाई नहीं है फिर भी नहीं। चाचा ताऊओं के भाई में रिश्ते, सास बेट दामाद शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों को मार रही हैं, क्या है ये सब ओटीटी पर उस रहा है। रिसेंटली कितने केसेस आ गए, कितने आ गए? कोई ड्रम में मार रहे हैं, कोई देखिए, हनीमून पे ले जाके मार रहे रहे हैं, कहीं मतलब कि कुछ बाउंड्रीज ही नहीं रहे। बाउंड्रीज नहीं, बाउंड्रीज खत्म हो गई है बाउंड्रीज नहीं। आप बच्चे का फोन नहीं झांक सकते, लॉक नहीं खोल सकते, कह नहीं सकते इसमें क्या देख रहे हो, तो नहीं समझ में आता, मुझे नहीं आता। हो सकता है हम बूढ़े हो रहे हैं तो हमको नहीं समझ में आ रहा हो ये बात। आपको क्या लगता है कि इस सब चीजों को अगर रोकना है तो शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, पहली तो मैं एक बात कहती हूँ कि मैं जब कहीं भी जाती हूँ, जब भी मैंने कोई रेस्क्यू किया, तो मैं इतनी झाड़ खाने के बाद, कपड़े फटने के बाद भी ये कहती हूँ तमाम मीडिया की मौजूदगी में कि ये एक अम्ब्रेला है, जिसको इसके नीचे उंगली करनी है वो खड़ी कर दो, इसकी छाया में आज निकाल के ले जाऊंगी, कल भरोसा नहीं कि मैं हूँ या नहीं, कि मुझे मार भी सकती है। मैं यही बात कह रही हूँ।
कि इस मुट्ठी के साथ खड़े हो जाइए, मेरे साथ ना हो तो खुद खड़े हो जाइए। होना चाहे, मैं सबका आह्वान हाथ जोड़ के करती हूँ कि खड़े हो जाइए इन होटल्स के खिलाफ, मसाज पार्लर्स के खिलाफ, ये जिगेलोज के खिलाफ, इन सब के खिलाफ खड़े हो जाइए। आपका देश रसातल में जा रहा है। आपको लग रहा होगा हम विश्व गुरु बन रहे हैं, मगर नहीं है। अगर हमारे देश का युवा जो स्वस्थ होने के लिए जिम जाता था, वो अब इसलिए जिम जाता है कि मैं जिगोलो बनूं, मैं एक रात किसी महिला की भूख मिटाने के लिए 1 लाख रुपए कमाने जाऊं। और वो उम्र दराज महिला 50 साल की हो सकती है, 55 साल की हो सकती है, मोटी तुलतुल हो सकती है, बदशक्ल भद्दी हो सकती है, 100 बीमारियों से ग्रस्त हो सकती है, और मैं उसके साथ सेक्स करने के 1 लाख रुपए लूंगा। ये मेरा देश नहीं था। वापस लौटा लाओ। मेरा सबसे है ये अनुरोध कि वापस लौटा लो अपने देश को एक बार, फिर एक बार वो संस्कृति। मैं नहीं कहती हर कोई भाई हो सकता है, लेकिन मुझे तो मेरे बच्चे आज भी ये कहते हैं कि अगर मेरे कोई फोन आया और मेरी जैसी आवाज सुनते, लो मम्मी के गांव के किसी आसपास का आया, पता लग जाता है अगर मेरी आवाज से बच्चों को, क्योंकि मैं तुरंत अपनी भाषा पे आती हूँ, तुरंत मैं भैया करके बुलाती हूँ या जी करके बुलाती हूँ, बीबी करके बुलाती हूँ, तो उन्हें तुरंत लग जाता है हमारी माँ के पियर से फोन है, वो मेरे गाँव के किसी भी हिस्से का हो। लौटा लाओ उस संस्कृति, आपका मोहल्ला, आपकी संस्कृति, लौटा लाओ सब चीज। आपके पास ऐसे भी कोई आपने देखे हैं कि जिगोलो जा रहे हैं, बड़ी ब्रांड एम्बेसडर्स लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा देखा देखिए आपने? दो लोग हैं, ये एक अलग तरह का यूथ हुआ है। आप कभी देखना, बहुत टाइट यहाँ से ये पहन के हमारे ब्लाउजों की तरह, और ये ऐसे मुड़ के यहाँ बटन है, अजीब से स्टाइल से वो चल रहे हैं। और बस उनको देखना नहीं है किसी को, उन्हें राह चलती लड़की भी नहीं दिख रही। ये नहीं कि वो उनको फोकस कर रहे हैं, नहीं, उनका फोकस रात है। बस वो पता है किसको, उनके पास फोन कॉल आएगी, उनके कोई मीडिएटर है, फोन कॉल आएगी, आज वहां जाना, चले जाओ। और रात भर की उनकी फीस 50,000 से लेकर 2 लाख 2.5 लाख तक भी हो सकती है। तो इन लोगों ने भी अपने लिए बीच में दलाल रखे होते हैं। बिल्कुल, उसके बिना थोड़ी। उनके दलाल कौन है? मसाज पार्लर्स हैं, स्पाज हैं। क्यों क्यों हमें जरूरत पड़ गई मसाज पार्लर्स की, स्पाज की? जिसके पास पैसा है वो घर में अपने जिकोजी लगाता है ना, वो स्पा करेगा वहाँ। मसाज की जहां तक बात है, चलो करा लो, ये घर पे भी बुला के कर लेते थे भाई, हमारे बच्चे अच्छे पैदा होते हैं तो मसाज घर में कराते, फिर भी करा लीजिए, महिला महिला से करा लो, पुरुष पुरुष से करा लो, कुछ तो करो। यानी वो वाली बात है ये कि घर का झाड़ू पोछा नहीं करेंगी और वहां जाएंगी जिम में कि थोड़ी देर पोछा लगाने की वो प्रैक्टिस करें आए, ताकि हमारे बाजू और ये सब थाइज वाइज ठीक रहें। घर का काम कर लो। नहीं है, वो फोकस ही नहीं है। वो फोकस नहीं है ना, बेइज्जती हो जाएगी कि आप घर का काम करते हैं। लौटना तो पड़ेगा, आज नहीं कल। पूरा वेस्टर्न लीव जैसे था हाँ। कि सिर्फ सेक्स को ही प्रायोरिटी दे दी है हर जगह हर पे। जगह कहाँ नहीं है, कहाँ एंटरटेनमेंट का है, सिर्फ सेक्स में। आप मुझे एक बात बता दो, एक बंदे की अभी शादी हुई, वो हनीमून मना रहे, केदारनाथ कैसे जा सकता है, बद्रीनाथ कैसे जा सकता है, हरिद्वार कैसे जा सकता है? तुम क्या करने जा रहे हो वहां? इतने अच्छे हो कि इस बीच तुम्हारे कोई रिलेशन नहीं हुए, इतने भले हो। मुझे तो कभी समझ में नहीं आई ये बात। फिर कहाँ कितने धर्म से, आस्था से, हम लोग तो गंगा के किनारे वाले लोग हैं। आज भी अगर गढ़ से निकलेंगे तो हालांकि पैसा फेंकना मैं बुरा मानती हूँ, पर फिर भी प्रणाम भी करेंगे, आचमन भी करेंगे, तब गुजर के जाएंगे, तब गंगा जी को निकलेंगे, इससे पहले निकलेंगे भी नहीं। गंगा में घुसेंगे तो उससे पहले आचमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हारे अंदर पैर रख रहे हैं। तुम कहाँ हो? तुम उस जगह जा रहे हो, उन्हीं होटल्स में जा रहे हो। तीर्थ स्थान भी एक, तीर्थ गढ़ स्थान भी एक गढ़ बन गए इन सब चीजों का। नहीं बच रही, हमारी संस्कृति खत्म हो गई। एक तरफ हम बड़े अपने को बता रहे हैं हम विश्व गुरु हो गए, नहीं पता हम विश्व गुरु नहीं हुए, जबान दराजी से नहीं हुए, हम आर्थिक तौर पे पिछड़ गए, और सबसे बड़े हम सांस्कृतिक तौर पे पिछड़ गए। हमें जो लोग फॉलो करते थे बाहर के, यहाँ आके वो वृंदावन में आते थे, वो हमारी साड़ियाँ पहनते थे, हमारे स्कॉन जैसे बड़े संगठनों को प्रेरित करते थे, आज हम उस जगह पर चले गए हैं, उन ऐसे देशों को फॉलो कर रहे हैं। और वो देशों में भी कहाँ है ऐसा जो हमारे यहाँ हो रहा है, वो नहीं हो रहा। और खुल के तो पता है, सड़कों पर थोड़ी लोग सेक्स करते घूम रहे हैं, कुत्ते बिल्लियां थोड़ी हो गए हम, लेकिन अभी हो गए। OTT आप खोल के देखिए, आपको डर लगता है कि जैसे आपने खोला, कहीं ऐसे तो नहीं कोई बच्चा पास में हो, क्या खुल जाए अचानक। बिल्कुल। तो फिर फोन आप सोच के ये इमेजिन नहीं कर सकते। हालांकि वो मैं तो ये सब ऐप सब बंद कर रखे हैं, पर फिर भी कभी कभी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई चीज आ जाए और कोई बच्चा देख रहा हो, खुला ही पड़ा रहता है मेरा हमेशा। देखिए क्या होता है कि जब जो यंग जनरेशन है वो बहुत अवेयर है टेक्नोलॉजी से। हाँ। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप उतना टेक्नोलॉजी के पास से दूरियां बनती हैं। है। कई बार हमने ऐसे देखा कि
हमने क्या कई बार खुद से भी देखा कि जिस टाइम आप काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, आजकल कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, हम काम कर रहे हैं, आप काम करने के लिए कहीं क्लिक कुछ कर रहे हैं, कहाँ से आ गया एकदम से पॉर्न साइट्स खुल फोन गई। साइट्स खुल गई। देखा, ये प्रैक्टिकली देखा, और जिनके साथ ये हुआ वो एकदम सकपका आ गए सब पका के। कि ये क्या हो गया। हाँ। तो कहीं कुछ वो लिंक्स आ जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है। टेक्नोलॉजी का भी कहते हैं जितना फायदा है उतना नुकसान भी हो रहा है। तो बस वही बात है कि आपकी कि अपने संस्कृति को बचाना हमारे हाथ में है। बस उसके लिए हम सब कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए मुट्ठी बनना जरूरी है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगी चलते चलते, कि हमें 4 तरीके से विभाजित किया गया। पहला था हमारा बचपन, फिर हम युवावस्था में आए तो शादी ब्याह के लिए हमको दिया गया समय। वो समय था हमारे पास 40-50 साल की उम्र तक, कि आप अपने घर में सेक्स एंजॉय करें, बच्चों का पालन पोषण करें, बच्चे पैदा करें। उसके बाद आप वानप्रस्थ में आ गए। तब आप लोगों का कोई प्रेम संबंध रखो, और ये कोई जबरन नहीं था, लेकिन रह ये जाता है कि प्रेम बढ़े। आप जितना सेक्स में इन्वॉल्व होंगे उतना प्रेम से दूर हो जाएंगे। ये हमेशा याद रखना, आप लोगों को भी मैं सबको कह रही हूँ कि उतना ही दूर हो जाएंगे। आप लोगों को छुअन का पता नहीं, आप लोगों को स्पर्श का पता नहीं। एक बिल्कुल जानवरों की तरह सेक्स करो और सो जाओ मुंह फेर के, यही तो रह गया। बदल लो इस चीज को, वानप्रस्थ भी करो, संन्यास आश्रम भी करो, और अपने जीवन को पूरा करो, घर में रहते हो करो। हमारे सनातन के अंदर सबसे ज्यादा यही आश्रम को ये महत्व तो दिया गया है। हमारे आपने बात की गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, संन्यास जीवन। तो ये आश्रम जिस टाइम उन लोगों ने बांटे थे तो बड़ी सोच समझ के बांटे थे कि किस उम्र में किस चीज की जरूरत है। ठीक है, लेकिन आजकल जैसे जबरन जो कराया जा रहा है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू कराया जा रहा है 13-14 साल के बच्चे, और अगर जो आजकल बच्चे घर पे हैं, हमारी टाइम पे आप हमसे मैच्योर हैं, आपके टाइम में तो और ज्यादा हो रहा होगा। हमारे टाइम पे भी क्या होता था कि छोटे बच्चों को ना बाहर खेलने के लिए, आउटडोर खेलने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम क्या करेंगे, रात हो जाती थी खेलते, हम गिल्ली डंडा खेलेंगे, हम बैडमिंटन खेलेंगे। आजकल के बच्चे नहीं है। आजकल के बच्चों को क्या है कि अकेडमीज ज्वाइन करा, किसकी अकेडमी ज्वाइन हो रही है। आज हम टेनिस सीखने जा रहे हैं, आज हम बैडमिंटन सीखने जा रहे हैं। हमारे टाइम पे एकेडमी के लिए अगर किसी को खेलना है तो गली खेलो ना, गली में खेल रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी थी तब तो टीवीज आ चुके थे, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स आते थे। जैसे हमने फिक्स टाइम होता था संडे मॉर्निंग में इतने बजे महाभारत आनी है, फिर रामायण आनी है, पूरे गलियों में सन्नाटा। हम क्या कर रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं। अरे उस चीज को वैसे थोड़ा सा तो एंजॉयमेंट के आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ बैठ के उस जगह को देख पा रहे हैं। फैमिली कहाँ बैठ रही है, नहीं बैठ, अलग अलग कमरे बंद करो और सो जाओ। हर घर में 3-3 4-4 टीवीज हैं, हर के पास मोबाइल है। मैंने पीछे ऐसे केसेस सुने कि क्योंकि पेरेंट ने बच्चे को देखा फोन पे गलत साइट्स को देखते हुए, उसको डांटा, और थोड़ी देर के बाद बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो कहाँ जा रहा है, वही आपका वाला सवाल है कि कहाँ जा रहा है समाज, हमें नहीं पता, कैसे रोके। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत सी नई नई विधाएं विकसित हो गई, जैसे सेक्स टूरिज्म। ये इतना खतरनाक है, जो ये जबरन वेश्यावृत्ति से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसमें 10 साल तक के बच्चों को यूज किया जा रहा है, लड़कों को। विदेशी आए हमारे यहाँ, वो घूमने जाए, लगेज उठाने के नाम पे बच्चे दे दो, कूड़ा बीनने वालों के परिवारों के बच्चे, भीख मांगने वाले परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे, उनको एक मुश्त 25-30 हज़ार रुपए दो, 8 दिन के लिए बच्चा जा रहा है, और बच्चा बदहाल वापस आता है। लड़कों के साथ, लड़कों के बदहाल वापस आता है। ये सेक्स टूरिज्म है, इसको नाम दिया गया है सेक्स टूरिज्म। और क्यों? क्योंकि अगर आप होटल में लड़की बुलाएंगे तो आप पे रेड हो सकती है, आपकी बेइज्जती हो सकती है, आपकी कोई फिल्म बना सकता है। बच्चे को आप काम के नाम पे वहाँ ले जा रहे हैं, लगेज के साथ में सो रहा है, कोई एतराज भी नहीं करेगा कि भाई बड़े अच्छे हैं, अपने बच्चे उस बेचारे को जो लाए हैं वो भी अंदर ही सो रहा है इसी में। जानते हैं उसके साथ क्या क्या बीतती है। कॉमनवेल्थ के गेम्स के जरिए के ज़माने में 17 बच्चे हमने रेस्क्यू किए। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हमारे, उनकी वो इस हालत में थे कि वो जिंदा तो थे पर जी नहीं रहे थे। बहुत क्रूरतम था वो जो उनके साथ हो रहा था। वो उसको मार भी रहे थे,
निशान पड़े थे, उन निशानों को कहते थे, हर रोज ऐसे कर देते थे जिससे हम चिल्लाएं, किसी भी चीज से, चाबी से कर देते, जो उनके चोट लग रही थी, जो उनका बैक यार्ड उनका दर्द कर रहा था। मैं उस बात को खोल के भी नहीं कह सकती। तो मतलब बॉयज से भी सेक्स Boys- वर्क करवा रहे हैं? तो इससे ये सेक्स टूरिज्म है। आप कैसे नाम दे सकते हैं कि ये सेक्स टूरिज्म है, वो सेक्स रैकेट है, ये सेक्स की दुकान है? क्या कह सकते हैं? बस एकमात्र सेक्स, कुछ नहीं आपके लिए दुनिया में, कोई चीज नहीं है। संस्कृति, सभ्यता, सम्मान, परिवार, रिश्ते, कुछ नहीं है आपके लिए। बचा लो इस दुनिया को जैसी भी है। आप अगली पीढ़ी है। मेरा सभी पॉडकास्टर्स से भी, सारी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि एकजुट होकर करिए, एकजुट होकर करिए। नहीं करते तो मैं आह्वान करती हूँ, मैं तो इतना कहती हूँ कि एक बार मेरे साथ आके देखो, गुंजा देंगे पूरी सरकार को मिलके। हम सभी पॉडकास्टर्स है मेरी, कि जितने आपके व्यूअर्स हों उनको कहिए एक बार कि सब एकजुट हुई है। देखिए सरकार के एजेंडे में कैसे नहीं आता ये सब चीज़ें, हटाओ ये क्या है। कोई पॉर्न साइट हमारे पे नहीं आनी चाहिए, और इस पे सेंसर लागू करो, ओटीटी पे करिए तो सही, एक बार आइए। एक मिलकर ही अपील करें तो बिल्कुल, करनी जरूरी पूरी है। दिल्ली को गुंजा दीजिए एक बार, चुनाव से पहले गुंजा दीजिए, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। वरना ओटीटी तो बहुत कुछ परोसने वाला है। अगर पंचायत की इतनी बड़ी व्यूअर्स है, पंचायत जैसी सीरीज के, ग्राम चिकित्सालय जैसे के, जिसके इंतजार करते हैं लोग, तो फिर ऐसी चीजों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता, जिनमें इतना सा भी अश्लीलता नहीं, इतनी सी भी मासूम सा प्यार दिखाते हैं आप, समाज की सच्चाई दिखाते हैं। और यहाँ की आप ससुर पति कोई नहीं बच रहा है, किसके साथ आपके रिश्ते हैं, किसके साथ आप सो रहे हैं, कोई पता नहीं है किसी की। एक बार खड़े हो जाइए सब, मैं बार बार आह्वान कर रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार खड़े हो जाइए। सब मिलते हैं एक बार दिल्ली। एक शहर से 10 लोग भी आएंगे तो सरकार हिल जाएगी, लाएगी इस सब के लिए कुछ ना कुछ कानून, करेगी कुछ ना कुछ। और ये बेटियां बचाने का सबसे बड़ा आप लोगों का पुण्य काम होगा। कहने से बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं होता, वरना सारी बेटियां यूं ही कहती रह जाएंगी कि अब के अगले जन्म में ही बेटियां न कीजिए। चीजें सुन के ऐसे रोंगटे से खड़े होते हैं गूज़बम्प की, कैसी हम बेटी बेटी मांगते हैं और बेटियों को या बच्चों को, आजकल की जनरेशन को हम सेफ नहीं कर पा रहे, आने वाली जनरेशन को हम कुछ नहीं दे पा रहे। सिर्फ एक सभ्य समाज जो कहते हैं वो कहीं खो गया है, खो गया। सभ्य समाज खो गया। तो आज का पॉडकास्ट मैं यहीं पे पूरा करती हूँ और आपके ऊपर फैसला छोड़ती हूँ कि आपके लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए आप कैसा समाज चाहते हैं, जो आज है वैसा या जो पहले हमारा सभ्य समाज होता था वैसा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और एक बार एकजुट होकर कोशिश करते हैं एक सभ्य समाज बनाने के लिए। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू, लोगों को आके ये बताने के लिए कि कितना ज़्यादा मुश्किल है किसी एक को रेस्क्यू भी करना। और आप जो ये काम कर रहे हैं ज़रूर आगे जाएगा, और जो लोग रेस्क्यू होते हैं वो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और भगवान करे आप ऐसे ही रेस्क्यू करते रहे और सरकार ऐसे नियम बनाए कि रेस्क्यू करने की जरूरत ही ना पड़े, जरूरत ही ना पड़े। जरूरत ही ना पड़े। बस ये, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।